औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मेरे वालिद के सबसे ख़ास दोस्त जमील खान साहब, मेरे वालिद की तरह, और यहाँ पर तशरीफ़ रख रहे मेरे उस्ताद हबीब सर, शफ़ी सर, यूसुफ सर, कानिता मैडम, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया उतने ही लोग दिख रहे हैं। इकराम सर पीछे माशाल्लाह है, और दीगर इस स्कूल के प्रिंसिपल तुफैल सर और दीगर असातिज़ा, और मेरे प्यारे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और मेरे इस गांव के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत ही खुशी का मकाम है कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया, और ख़ास तौर पर उस चीज़ पर बोलने के लिए कहा गया जो मेरा शौक़ है। गुज़िश्ता 10-12 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग बच्चों से मिलकर, अलग अलग गाँव में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो गुफ्तगू करता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा अफसोस ये होता था, और लोग ये कहते थे कि भाई हर जगह प्रोग्राम करते हो, तुम्हारे गांव में क्यों प्रोग्राम करते हो। मैं कहता था कि भाई प्रोग्राम्स करने की नीयत हमारी है, लेकिन कुछ वजह की वजह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, मसरूफियात होती है। इंशाल्लाह जिस वक्त भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर उस प्रोग्राम के लिए आऊँगा। ख़ास तौर पर अपने गांव में प्रोग्राम करना, अपने लोगों के बीच प्रोग्राम करना, एक नर्वसनेस भी होती है, एक तरीके का डर भी लगता है कि वो लोग जो तुम्हारे साथ में बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने ऐसे वैसे बात भी कर सकते हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त के बच्चे हैं या आपके उस्ताद हैं, उनके सामने इतनी फॉर्मेलिटी के साथ में मैं कैसे पेश करूँगा अपने आप को। जिन असातिज़ा ने मुझको सिखाया, उनके सामने मैं सिखाने का दर्स कैसे दे सकता हूँ, ये भी बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात होती है। एक टीचर ये के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके टीचर के सामने पढ़ाना, क्योंकि उसका टीचर उसको उस बारीकियों से देखता है कि ये कहाँ मिस्टेक कर रहा है या कहाँ पर ये गलतियाँ कर रहा है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हम हमारे उस्ताद के सामने दर्स पेश करें या दर्स दें। एक कोशिश है, जो भी मैं बात यहाँ पर कहूँगा कोई रॉकेट साइंस नहीं बोलूँगा, किसी भी तरीके का रॉकेट साइंस जो आप लोगों को पता नहीं है और मुझको पता है, और मैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं क्वालिफाइड हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज है, बिजनेस का बोलो, कोचिंग का बोलो, कोर्सेज का बोलो, ऐसा कतई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं उस बिना पर कह रहा हूँ कि अगर ऐसा लगता है मुझको कि भाई कुछ एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो दुनिया में मैंने तजुर्बा किया है, अलग अलग जगह पे जाकर, अलग अलग चीज़ों को देखकर, अलग अलग तरक्की याफ्ता लोगों को देखकर, अलग अलग शहरों को देखकर, अलग अलग कौमों को देखकर, वो सिर्फ तजुर्बा आपके सामने पेश करूँगा। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं बोलता है। आपके पास में बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अवेलेबल होते हैं मौलानाओं की शक्ल में। मौलाना जब खड़े होते हैं तो चिल्लाकर और इतने बेहतरीन अंदाज में गेस्चर के साथ में बयान करते हैं कि सारी बातें हमारे जहन में उतर जाती है। तो हमको दिगर मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत शायद ही कम पड़े, लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत उस वक्त होती है हम लोगों की तरक्की को देखते हैं, हम तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों को देखते हैं, हम जिसने तरक्की किया, कैसे तरक्की किया उसको देखते हैं, उसको देखकर उसकी अक्कासी आपके सामने पेश करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का काम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सच्चाई को लाकर देना है, कोई दूसरी बात नहीं करना है। कैसे अचानक से कैसे पॉसिबल है कि एक कौम जो है अचानक से तरक्की याफ्ता बन गई, एक कौम जो है वो डेवलप कंट्री बन गई, एक कौम जो है जिसमें सारे बच्चे जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक कौम के अंदर सारे बच्चे सीरियस हैं, एक कौम के अंदर सीरियसनेस का ऐसा लेवल है कि उनका बच्चा 5वीं से तैयारी कर देता है नीट की शुरू, जेई के थ्रू।
इन बातों को सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, आपके सामने वो सारी बातों को लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उससे कुछ सबक ले। कोई बड़ा इल्म, कोई बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है कि हमारा थोड़ा अंदाज ऐसा हो, जो कोशिश करते हैं हम लोग कि किस तरीके से बच्चे हमारी बात को सुने। मेरी बच्चों से गुजारिश है, एक एक बच्चे को मैं अगर उठा दूं ना यहां पर, तो इतने लोगों के सामने मैं इंसल्ट कर सकता हूं, हिलना भी नहीं किसी ने। अगर 70 मिनट या 50 मिनट मेरे को मिले हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूं ना, 10,000 से 20,000 रुपए एक सेशन की मेरी फीस होती है। यहां पर भी फीस लूंगा। फीस ये है कि गौर से मेरे भाई और बहनों इस बात को सुनो, यही मेरी सबसे बड़ी फीस होगी। एक चीज, सबसे बड़ा इनाम किसी स्पीकर के लिए होता है कि उसकी बात को अगर गौर से सुना जा रहा है, और एक एक चीज आपकी जिंदगी से रिलेवेंट है, एक एक चीज आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, चाहे वो पीछे बैठे हुए लोग हो, चाहे मेरी माएं बहनें हो, चाहे मेरे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबकी जिंदगी से चीज रिलेवेंट होंगी। क्यों ऐसा हमको लगता है? जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे में सीरियसनेस का लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो अचानक से 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, फिर भी थकते नहीं है। ऐसी कौन सी वजह? मैं आज के दौर की बात आपके सामने पेश करूं। आपको पता है कि 10वीं में हमारे जमाने में 100% लेना, 100 में से 100% लेना नामुमकिन होता था। आपको पता है आज के जमाने में 10वीं में 100 में से 100% कितने बच्चों को आता है महाराष्ट्र में? किसी को पता है? 125 बच्चों को। महाराष्ट्र में 125 से 150 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं। भाई, हमारे जमाने में जो इम्पॉसिबल चीज थी वो आज के जमाने में पॉसिबल करा दिए बच्चों ने। 100 में से 100 लेने वाले महाराष्ट्र में 125 से लेके 100-150 के करीब बच्चे होते। कैसे पॉसिबल है? ये कैसा दौर है? कितना पोटेंशियल है आप लोगों में। अरे आप मामूली बच्चे नहीं है, उस दौर के बच्चे जहां पर 100 में से 100% लेना। आप सिलेबस आसान हुआ ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले का सिलेबस बहुत डिफिकल्ट था, अभी का सिलेबस बहुत आसान है। नो, बच्चों में वो टैलेंट है आज के जमाने के। इस बच्चों में आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है जो दिख रहा है लोगों को। आपको पता है 13 साल का बच्चा अलग अलग स्किल्स कंप्यूटर की सीख रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है, और प्रोग्रामिंग सीखने के बाद में वो बच्चा गूगल के अंदर अप्लाई कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, बगैर किसी डिग्री के वो गूगल में अप्लाई कर रहा है, और 63 लाख रुपए महीने की उसको जॉब लग रही है। 20 ऐसी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो बगैर डिग्री के जॉब दे रही है। बगैर डिग्री के 20 कंपनियां ऐसी है जो आपके बच्चों को जॉब दे रही है। आप भी लग सकते हैं उसके अंदर बगैर किसी उम्र के। आपकी उम्र 12 साल हो, 13 साल हो, 14 साल हो, 15 साल हो, फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, आपने नाम सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का, अमेज़न, ये कंपनियां बगैर किसी उम्र के, बगैर किसी डिग्री के, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर अगर सलाहियत है तो सलाहियत की बिना पर आपको जॉब दे रही है। और कैसी कैसी जॉब? 50 लाख रुपए महीना, 63 लाख रुपए महीना। इमेजिन करेंगे आप? मैं आपके सामने बातें क्यों कह रहा हूं पता है? ताकि हमको पता चले, हमको जिस लोगों से हम इंप्रेस होना, तो इंप्रेस होने वाले लोग हमको मिलते ही नहीं है। हमको वो लोग मिलते हैं जिसने फला डिग्री कर लिया, 10 साल तक भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, फिर 10 साल तक के यहां वहां घूमने के बाद में वो छोटा मोटा कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। हमें ऐसे लोग दिखते ही नहीं है मार्केट में जिससे हम इंप्रेस हो। आपको पता है कि ऐसे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो सिर्फ बात करने के, बिजनेस के लिए मशवरा देने के कितने पैसे लेते हैं? 50-50 हजार रुपए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की और 20 मिनट की आपको राय देने के। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो एक सेशन के, जैसे मैं सेशन ले रहा हूं, एक सेशन के 1 घंटे के 10 लाख रुपए भी लेते हैं इंडिया के अंदर। कैसे पॉसिबल है? आपको पता है बायजूस, आपने नाम सुना होगा, बायजूस
एक लर्निंग की कंपनी है जिसमें लेक्चर्स वगैरह होते हैं। आपको पता है उसका मालिक भी एक टीचर था। जब मालिक एक टीचर था, टीचर की सैलरी लाख रुपए से ज्यादा, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती इंडिया के अंदर। लेकिन उसने एक कोशिश किया अपनी स्किल को, अपनी महारत को मरकूज करने की और लोगों की मदद करने की, जो गांव-गांव खेड़े-खेड़े में अच्छी तालीम नहीं ले पाते, ऐसा ऐप बनाने की। पता है क्या हुआ? आज बायजूस जो है, बायजूस का मालिक 1,05,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। 1,05,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, जिसमें उसका खुद का शेयर यानी खुद का हिस्सा कितना है? 33%, यानी तकरीबन 35,000 करोड़ का उसका वर्थ है। अब मैं अगर ये लोगों से पूछूं, बुजुर्गों से जो पीछे बैठे हुए, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि एक इंसान को 1,000 करोड़ कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? जवाब क्या होगा? जिंदगी लग जाएंगी, या फिर मुमकिन ही नहीं है, या फिर नौज़बिल्लाह जो पॉसिबल नहीं है, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, जब 1,000 करोड़ कमाने के काबिल बनेगा बच्चे। लेकिन इस दौर के अंदर सिर्फ 11 सालों में बायजूस ने अपने 33,000 करोड़ की वर्थ वाली कंपनी खड़ी कर दिया, जिसका मार्केट में 1 लाख करोड़ का वैल्यू है। एक तिलक मेहता नाम का लड़का है, आपकी उम्र का, यहां पर भी तो 12वीं के बच्चे हैं बैठे हुए, 9वीं के बच्चे बैठे हुए, 7वीं के बच्चे बैठे हुए। 9वीं में बच्चे की उम्र होती है 13 साल। 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अगर आपको यह पता है मेरे बच्चियों, अगर आपको यह पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या बिकता है, कौन कौन सी महारत में हासिल कर सकता हूं फ्री में, घर से बैठे बैठे, बगैर किसी कोर्स के, आपको पता है तिलक मेहता नाम का बच्चा अपनी स्कूल की छुट्टी के एक दिन के लिए जाता है अपने मामा के घर पर। सब लोग जाते हैं, मामा के घर पे जाता है, और मामा पे घर के जाने के बाद में उसकी किताब वहां पर रह जाती है। उस किताब को लाने के लिए मामा को फोन करता है कि आप कुरियर से उसको भेज दो। मामा कहते हैं कि कुरियर से भेजूंगा तो 2 दिन बाद किताब मिलेगी, और कुरियर का खर्चा 150 रुपए होगा। 150 रुपए खर्चे के लिए मैं तेरी 80 रुपए की किताब कैसे भेजूं? बेटा बेहतर यह है कि आप खरीद लो दूसरी किताब। तो बच्चा सोचता है बंबई में जहां 40 किलोमीटर का रन नहीं है, बोरीवली से मुलुंड आने के लिए 2 दिन कैसे लगते कुरियर वालों को। तो उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि कुरियर को 2 दिन क्यों लग रहे हैं। तो उसने बताया कि कुरियर का ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है, पहले वो ऑफिस में जमा होता है, फिर हेड ऑफिस में जाता है, फिर वहां से जमा होकर वहां पर आता है, फिर उसकी सॉर्टिंग होती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बंबई के अंदर एक कुरियर कंपनी शुरू करूं, जो बंबई के लोगों में सामान को पहुंचाए यहां से वहां, और कम पैसे ले, 24 घंटे में पहुंचा दे। तो उसने पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी खोलने के बारे में सोचा, अपने बाप को बताया। अब क्या किया जाए, क्योंकि इतने लोग लगेंगे जमा करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसने डब्बा वालों से कांटेक्ट किया। बंबई में घरों पे डब्बा वाला आता है, डब्बा लेता है और ऑफिस में डब्बा देकर जाता है। उनसे कांटेक्ट किया और उनसे ये डील किया कि एक चीज पहुंचाने के मैं आपको 25 रुपए दूंगा और मैं 80 रुपए लूंगा। वो लोग मान गए, और बंबई में डब्बे वाले हजारों लोग हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं। उसको फ्री में सारे नौकर मिल गए। 1 साल खत्म नहीं हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं बातें, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वो बातें बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इसको सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको मिलेगा, इस बच्चे का इंटरव्यू भी मिलेगा, तिलक मेहता नाम है उसका। आपको यकीन नहीं होगा 1 साल में बच्चे ने कितना बिजनेस किया। हमारे यहां पर उतना बिजनेस करने के बाद हम समझते हैं कि जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है। 1 साल में 3 करोड़ का बिजनेस। 9वीं का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा भी अगर सीरियस होता है और इस दौर में अगर वो सोचता है कि मेरे को स्किल हासिल करके कुछ करना है, पता है उसकी कंपनी के अंदर MBA वाला भी मैनेजर है। अभी वो बच्चा 11वीं में गया,
मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सारी बातें पता है आपको। एक अनअकैडमी करके एक ऐप है जिसमें यूपीएससी की तैयारी होती है। रोमन साइनी उसका ओनर है, मालिक है। उसने आईएएस पास किया और आईएएस पास करने के बाद में 1 साल में नौकरी छोड़ दिया। हमारे यहां पर गवर्नमेंट जॉब मिलना बोले तो सारे गुनाहों से माफी समझी जाती है कि जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई मतलब उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ हो गए। नौज बिल्लाह, ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग तवक्का करते हैं, मानते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई। आईएएस, आपको पता है आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है पता है आपको? अगर आईएएस यहां पर आ जाए ना तो 10 गाड़ियां आगे हो 10 गाड़ियां पीछे हो। आईएएस अगर चुटकी बजा देना तो दंगे को रोक दे। आईएएस अगर चुटकी बजाने में देर कर दे तो लाखों लोग दंगे में मर जाए। आईएएस अगर एक स्कूल में घुस जाए तो 10 लोगों की नौकरी चली जाए। आईएएस अगर चाहे तो 10 लोगों को चुटकियों में नौकरी पे लगा दे। आईएएस अगर चाहे तो चुटकियों में 100 करोड़ का घपला कर दे। आईएएस अगर चाहे तो 1000 करोड़ के घपले को रोक दे। आईएएस अगर चाहे तो दुनिया जिले के अंदर पत्ता ना हिले, ऐसा पावर रखने वाली पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर। ऐसी पोस्ट कोई छोड़ता है? ऐसी पोस्ट यहां पर तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक पर्टिकुलर महीने की तनख्वाह मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ने सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में गरीब गरीब घर के बच्चों को भी आईएएस ऑफिसर बनाऊं, ताकि मैं एक वीडियो बनाऊं और वीडियो ऐप पर रहे और वरण गांव के बच्चे भी आईएएस ऑफिसर बने। तो उसने अनअकैडमी का एक ऐप बनाया। आपको पता है, आपने कहावत सुनी होगी कि अल्लाह ताला की रास्ते में अगर आप 1 रुपए देंगे तो अल्लाह ताला क्या करता है? 10 लाख रुपए देता है। ये जो कंडीशन है ना, ये जो कहावत है, इस दौर के अंदर नॉन मुस्लिम के लोग इसको बाकायदगी से एक्सपीरियंस कर पूरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ में ऐसा हो रहा है। उसके साथ में क्या हो पता है आपको? उसने सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, 2.25 लाख रुपए की जॉब छोड़ा था। आज रोमन साइनी कि अनअकैडमी कंपनी जो है 20,000 करोड़ की कंपनी है। 20,000 करोड़ का मालिक बन गया हो। 20,000 करोड़ के मालिक बनने के लिए उसको चाहे कितने काले पीले काम करने पड़ते हैं, लेकिन व्हाइट इनकम में तिजारत कर उसने 20,000 करोड़ कमाया सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 सालों के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चों? मैं गौर फिक्र कर चिल्लाने की कोशिश और आपके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश और सारी बात को आपके सामने पेश करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सिर्फ अपने आप को कुएं का मेंढक ना समझो। दुनिया इसके अलावा है। मैं लाख रुपए अगर कमा रहा हूं, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरे रिसोर्सेस है ये। इस लाख रुपए को मेरा बच्चा जो है 1 करोड़ करेगा। मैं मादा परस्ती वाली बातें या सिर्फ मेटेरियलिस्टिक बातें कर रहा हूं, मतलब पैसे के ऊपर मैं फोकस करता हूं। मैं पैसे के ऊपर फोकस इसलिए करता हूं अपने बयानात में क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमानों की हालात उस वक्त बेहतर हो जाएंगी जब मुसलमानों की माली हालत सुधर जाएगी। क्योंकि अगर मुझे कुछ रिलीजियस बातें करनी है, कुछ दीन की बातें करनी है तो उलमा उसके लिए बात करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करता हूं पैसे वाली। कैसे मेरी कौम के बच्चे जो है वो करोड़पतियों की लिस्ट में आ जाए। अगर एक बच्चा मेरा 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करता है तो 1000 करोड़ का 2.5% जो ज़कात मेरे कौम को आएंगी वो कहां से आएंगी? यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए जो लाखों रुपए की ज़कात निकालते हैं। मालदार लोग एक कौम का असासा होते हैं, एक कौम का एसेट होते हैं। मालदार लोग क्यों नहीं पैदा करें हम लोग? हम क्यों आपको दर्ज दे कि आप कमाओ मत, कमाने पे फोकस मत करो? अरे भाई कमाओ, बेशुमार कमाओ। आपके पास में सारे रिसोर्सेज है, आपके पास में सारी फैसिलिटीज आपके सामने अवेलेबल है। क्यों आप नहीं कर रहे हो? क्यों आप सोच नहीं रहे हो? ये सारे मिसाल बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको ये बताओ कि दुनिया में चल क्या रहा है। दुनिया में पैसा कमाना कितना आसान हो गया है और पैसा कमाने के लिए कौन से चीजें लोग कर रहे हैं, गलत काम। हमारा परसेप्शन ये था, हमारा सोच ये थी कि दुनिया के अंदर पैसा कमाना गलत काम है।
लोग लूट मार कर कर ही करोड़ों रुपए कमाते हैं, लोग चोरी चपाटी करके करप्शन करके ही पैसा कमाते हैं। ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है इस तरीके से तिजारत कर कर। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? वो कौन सी चीजें है? वो कौन सी चीजें हैं जो इन लोगों को उस मुकाम तक लेके जा चुकी है? वो कौन सी चीजें हैं जो बायजूस को, तिलक मेहता को, रोमन साइनी को 1000 करोड़ की कंपनी में खड़ी कर दी, और मेरे बाप दादा का बिजनेस लाखों रुपए का था, वो 1000 पर मैंने लेकर आ गया। मेरे माँ बाप के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, आज वो लाखों की संपत्ति हो गई। क्यों? हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। डियर पेरेंट्स, जितने माता पिता यहां पर बैठे हुए ना, अपनी जिंदगी में एक चीज लगा लो कि जितना पैसा तुम तालीम पे लगाएंगे ना, उतना पैसा रिटर्न्स आएगा। मैंने एक कोर्स किया था, आपको पता है, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री की फीस थी 9,000 रुपए। 9,000 रुपए भी हमारे पास में नहीं थे, इतनी खराब कंडीशन थी। खैर हमारे चाचा ने वो भर दिए, डिग्री हो गई, पूरी 36,000 में डिग्री हो गई। 36,000 में डिग्री खत्म हो गई। उसके बाद में एक कोर्स आता था जो मैं इस चीज में बोल रहा हूं अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका का एक कोर्स हुआ करता था, ग्लोबल करियर काउंसलिंग। वो कोर्स करने की फीस थी 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए मुझे बहुत ज्यादा लग रहे थे, मैंने पे कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस 18,000 के ऊपर मैंने लाखों रुपए कमा लिए। शर्त यह है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लॉट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट घर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी गाड़ियां, ट्रक वरक, ये सारी चीजें नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहां पर लगाना, गर्दन के ऊपर का इन्वेस्टमेंट। कपड़े, जिस्म, बॉडी बनाने के लिए, खाने बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गर्दन के ऊपर का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। यानी जितना पैसा आप अपने बच्चों की तालीम पे लगाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि वो वरण गांव में रहते हैं, वरण गांव में अगर रहते आप, फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, अगर आपके पास पैसा है ना, घर पे बुलाओ टीचर को। 30 रुपए 300 रुपए अगर कोई टीचर लेता है बाहर ट्यूशन के, आपके घर में आके 3,000 रुपए दो उसको, 3,000 रुपए आपके 3 करोड़ बनेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न्स। एक बच्चे की एग्जांपल देता हूं, मुझे चिखली का एक बच्चा था, चिखली के एक बच्चे का आईआईटी में एडमिशन हुआ। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अदारा होता है, जहां से डिग्री खत्म होते से ही 15-15 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाती है, 20-20 लाख रुपए महीने की। आईआईटी चिखली का एक बच्चा था, शेतकरी का बच्चा, नॉन मुस्लिम का। वो बच्चे ने एग्जाम दिया, नंबर लग गया। अब उसकी फीस थोड़ी ज्यादा थी, पे करने के लिए पैसे नहीं थे, पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं थे। पेरेंट्स ने यहां वहां कोशिश किया, नहीं जमा, अपना खेत बेच दिया, अपना 2 या 3 एकड़ खेत था वो बेच दिया। 4 साल कंप्लीट हुए, बच्चे ने 1 साल में उसी खेत के बाजू में 8 एकड़ का खेत लिया। ये कन्वर्जन है। खास तौर पर यहां पर मेरे बोलने का मकसद ये है कि तालीम जो चीज है ना, एजुकेशन जो चीज है ना, इसमें आप कितना पैसा लगाएंगे ये मैटर नहीं करता है। जितना पैसा आप लगाएंगे उसका कितना गुना आपको मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? आज के दौर में ये सारे बच्चे जिससे मैंने एग्जांपल्स आपको बताया, यही बच्चे क्यों हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके अंदर कुछ चीजें का फर्क मैंने देखा कि भाई क्यों हमारे बच्चे करोड़पति नहीं बन पा रहे, भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं करोड़पति बन पा रहे। हमको भी शौक है कि एक बच्चे को हम लोग बोले कि फला फला सलीम सेठ का बेटा, जब्बार सेठ का बेटा, फला फला सेठ का बेटा, अफसर ठेकेदार का बेटा भी करोड़पति की लिस्ट में आ जाए। हमें भी शौक होता है ऐसी एग्जाम्पल्स और ऐसी सक्सेस स्टोरीज दूसरों के सामने पेश करने का। उसकी बुनियादी वजह क्या है पता है? उसकी बुनियादी वजह है कि उन बच्चों के अंदर कुछ चीजें थी जो हमारे बच्चों में नहीं होती है। सबसे पहली चीज एतमाद, कॉन्फिडेंस, आला दर्जे का कॉन्फिडेंस। और हम क्या करते हैं बहैसियत पेरेंट्स, हम बच्चे के कॉन्फिडेंस को चीर करके खत्म करते हैं। अच्छा, बच्चा घर में आ रहा है, जवान बच्चा है, माँ बाप का एक फेमस डायलॉग है, ओ आगे साहब,
शहजादा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारी महारानी आ गई। अब महारानी आ गई, बच्ची को मालूम है कि माँ किस सेंस में बोल रही है। बाप भले ही उसको राजा बोल रहा है, शहजादा बोल रहा है, लेकिन वो कितनी उसकी खिंचाई कर रहा है ये उसको मालूम है। डांटना, चिल्लाना बच्चे को, चलो भाई, ये तो एक हद तक कि उसकी सेल्फ स्टीम को, उसकी खुद ही को इतना चीर करता है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चा कभी उठ ही नहीं पाता है। अरे तेरे से बेहतर कि हमको औलादे ना होती, ऐसे सेंटेंस लोग बोलते हैं। तेरे से अच्छा है कि मेरे को बच्चे पैदा ही ना होते। अरे ऐसी औलाद से तो कुछ फायदा ही नहीं है। ये आ गया बादशाह की औलाद, क्या करने वाला है तू, क्या करेंगे रे तू, क्या करने वाला है तू, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे सेंटेंस बोल के उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ स्टीम को इस तरीके से हम बर्बाद करते हैं कि वो खड़ा ही नहीं हो पाता है। और ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस हो। हम आज से एक वादा करें कि भाई जितनी रिस्पेक्ट अपने बच्चे को, जो बनाना है, मेरे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है। अगर एक आईएएस ऑफिसर यहां बैठा हुआ है तो एक आईएएस ऑफिसर को जितनी इज्जत मैं खुद दे रहा हूं उतनी इज्जत अपने बच्चे को देना शुरू कर दो। कितनी इज्जत देते हैं हम लोग, हमारी माएँ, हमारी बीवियां क्या अपने बच्चों को इतनी इज्जत देती है? कचरा समझते हैं हम लोग। जब बच्चे को कचरा समझेंगे, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी खुदी को कचरा समझेंगे कि तू नहीं है कुछ, तेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसी बातें बोलेंगे तो बच्चा कचरे वाली हरकतें ही करेगा और कचरे वाले इनपुट ही देगा हमको। ऐसे इनपुट देगा कि मैंने यहां तक देखा कि जिस बच्चे की मां बंबई में लोगों के घर पर बर्तन धो रही है, बर्तन धो रही है लोगों के घरों पर, फिर भी बच्चा 15,000 के एंड्रॉइड फोन की डिमांड कर रहा है। यानी वो बच्चा जब उसका कॉन्फिडेंस और उसकी खुद ही खराब होगी ना, तो इंसानी तौर पर भी इतना गिर जाएगा कि उसकी मां की तकलीफ भी उसको देखेंगे नहीं कि बेवा औरत है, लोगों के घर पे काम कर रही है और 15,000 की डिमांड मैं कैसी कर रहा हूं, और मां यहां वहां से लाकर उसको 15,000 का मोबाइल देती भी है। हम क्या पैदा कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस बच्चे में फूंकने की जिम्मेदारी हमारी कब है? जब हम उतनी रिस्पेक्ट उसको देंगे। हमारे बच्चों को हम इतनी रिस्पेक्ट देते नहीं है। एक बच्चा सिर्फ ये बोल रहा है कि मेरे को आपके साथ में प्रोग्राम में चलना है, एक बच्चा सिर्फ ये कह रहा है कि शादी में मेरे को आपके साथ में चलना है, तो उस मर्द की या उस नौजवान आदमी की इज्जत को ऐसा बगार लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं बच्चों को लेके घूम रहा हूं। अरे भाई तेरे बच्चे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? शादियों के अंदर अगर उसकी मां सज धज के घूम रही है, बेचारे उसका गाउन इतना बड़ा है कि उससे संभाले नहीं जा रहा है, तो अगर 2 घंटे के लिए अगर बच्चे को संभाल लेंगे हम लोग, तो हमारी इज्जत के अंदर क्या तकलीफ हो जाती है? बच्चे हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, ये रिस्पेक्ट है। जब आप अपनी बीवी की इस तरीके से हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चा भी आपकी हेल्प बाद में नहीं करने वाला है। ये सारी बातें वालिदैन को समझना जरूरी है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट और क्या करना है, रिस्पेक्ट देने का है, इज्जत देने का है। ये बच्चे बहुत कीमती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनके 15-15 साल के बाद भी औलादे नहीं हो रही है, 15-15 लाख रुपए खर्च कर दिए फिर भी औलादे नहीं हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको बगैर मांगे दे दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो रोल पेरेंट्स का है वो ये है कि ख्वाब देना। हमारी गलती क्या होती है कि हम लोग अपने आप को सामने रखकर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा बच्चा क्या करेगा जो मैं हूं, मेरे पास में जितने पैसे हैं। आपको मालूम है कि वरनगांव का एक बच्चा जो है एमबीबीएस करने गया कुछ सालों पहले, फरहान, उसकी फीस कितनी एमबीबीएस की? और हम लोग हमेशा बोलते रहते मालूम नहीं है, कुछ है, हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, और हम लोग बोलते रहते कि भाई इतना पैसा कहां से लाएंगे, तेरे बाप के पास में क्या पैसे की नदी बह रही क्या, जो लाखों रुपए तेरे को लगा के डॉक्टर बनाए ना इंजीनियर बनाए। अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, 6,000 रुपए उसकी एमबीबीएस की फीस है। 6,000 रुपए 1 साल की फीस, तो 5 साल की फीस कितनी होंगी? अगर वो उसको अगर ओबीसी में नहीं भी रहता तो उसको 70,000 रुपए फीस लगती।
आज मुझे बताओ हाथ ऊपर कर कर कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 70 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 लाख रुपए में नहीं 5 लाख रुपए मेरे पास में भरो, 5 साल में आपके बच्चे को MBBS की डिग्री, कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? जो लोगों को नहीं समझता है ना, जो लोग अनपढ़ है, वो भी बोलेंगे घर बेच दूंगा भाई, घर बेच दूंगा, 5 लाख क्या 10 लाख रुपए ले ले MBBS बनाते। यानी अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे से डॉक्टर बनते तो वहां पर MBBS कॉलेजेस में सिर्फ पैसे वालों लोगों के बच्चे होते, 6,000 रुपए के अंदर भी MBBS कर सकते। शर्त यह कि उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से पहले ये बात की बात है, ये सारे बच्चों क्या ख्वाब है आपके? ये सारे बच्चे, इनसे ख्वाब पूछेंगे ना आप लोग तो ये ख्वाब बोल नहीं पाएंगे। ख्वाब बोलने में प्रॉब्लम क्या है? विजन का मतलब ये होता है जो मुझको दिख रहा है और दूसरों को नहीं दिख रहा है। अरे भाई मैं चाहता क्या हूं? मेरी अल्लाह से तवक्को क्या है? मेरी अल्लाह से दुआ क्या है? ए अल्लाह ताला मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर स्पीकर बना दे, ये मेरी दुआ है। भाई दुआ के होने के बाद में क्या मेरे घर पर पुलिस आ गई कि तूने वरण गांव का होने के बाद में दुनिया का नंबर 1 बोल रहा है? बेवकूफ, पागल हो गया क्या? चल तेरा सपना वापस ले, तेरे को 6 महीने की कैद हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? भाई ख्वाब देखो ना, लेकिन ख्वाब बच्चे देखने से पहले मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में भी देखा, बच्चे से पहले ख्वाब आप लोगों को देखना पड़ेंगे। मैंने मेरे से टैलेंटेड लोग देखा, मेरे से टैलेंटेड लोग मैंने देखा, हम में तो कुछ भी नहीं था। जिन हमारे से ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये था कि उनके माँ बाप का सपना छोटा था, हमारे माँ बाप का सपना थोड़ा बड़ा था। थोड़ा बड़ा मत करो, मैं बोल रहा हूं बेशुमार बड़ा कर दो। मैंने आपको सब बता दिया करोड़पति कैसे बन रहे। भाई किसने क्या देखा है कि मेरा वरणगांव का बच्चा IT कंपनी के अंदर एक बड़ी कंपनी बना दे? किसने देखा है कि मेरा बच्चा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बड़ा प्लांट खड़ा कर दे? अरे मेरा बच्चा 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बनेगा, मेरा बच्चा चांद पर जाएगा, मेरा बच्चा एलोन मस्क की तरह यहां पर घर मैं बनाता हूं, मेरा बच्चा चांद के ऊपर बिल्डिंगें बनाएगा। आपको पता है एलोन मस्क क्या कर रहा है अभी? कंपटीशन की हद। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने क्या फैसला किया पता है अभी? उसने ये फैसला किया कि दुनिया अगर तबाह हो गई तो क्या होगा? तो दुनिया अगर तबाह हो गई तो चलो चांद के ऊपर घर बना रहे हो। अब उसने चांद के ऊपर, चाल के ऊपर प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद में वहां पर वो घर बना रहे ताकि कुछ लोग तो बच जाए। अब चांद के ऊपर प्लॉट खरीदेगा, वहां फ्लैट बनाएगा तो कितने में बिकेंगे? किसी ने सोचा था कि चांद के ऊपर कोई घर बनाएगा? वो सोच रहा है चांद के ऊपर रॉकेट से लोगों को भेजेगा और लोग 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर सैर करके आएंगे चांद की। ऐसा वो सोच रहा है। भाई मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं? यहां पर बैठे हुए हर शख्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना सपना बड़ा सोच लो, अपने पोतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। भाई हम हमारे बच्चों के लिए बड़े से बड़ा ख्वाब देखते हैं, MBBS, MD, MS, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इससे ऊपर भी उठकर बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा इनोवेटर, बड़ा ऐप बनाने वाला, बड़ी IT कंपनी का मालिक, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ब्रोकर, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ओनर, बहुत बड़ा बिल्डर, 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक, सपना देखने में जा रहा क्या है? आपका सपना बच्चे के लिए पेट्रोल का काम करता है। जब माँ बाप का सपना ही नहीं है, माँ बाप उठ के बोल नहीं रहे, भाई गले लगाने में प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग पेरेंट्स ऐसे जो बच्चों को गले लगाते हैं? सिर्फ 5वीं 6ठी 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। 11 साल 12 साल 15 साल 18 साल के बच्चे को कितने पेरेंट्स गले लगाते हैं? क्यों नहीं गले लगाते? अरे भाई सपना बोलो ना। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मेरा राज दुलारा पूरा करेगा। इतना इमोशनल लेवल कि आपका सपना बच्चे के लिए पेट्रोल का काम करे और ऐसी आग लगाए ना कि लोग देखे, ऐसी आग लगाए। बच्चा सिर्फ पेरेंट्स के लिए काम करता है। मेरे बाप का सपना था, मेरी माँ का सपना था। ये जब सपना ही नहीं है तो बच्चे के लिए कुछ एनर्जी मिलती नहीं है। दूसरा सपना बच्चे का होता है, फिर बच्चा सोचे
बच्चा उसके अंदर दूसरी चीज निकाले। कॉन्फिडेंस के अलावा जो बड़े लोगों की खासियत थी वो ये थी कि उनमें इमोशन था, जज्बात थे। अरे मैं नहीं देख सकता हूं यार, अरे लोग प्लॉट पे प्लॉट ले रहे हैं यार, अरे लोग घर पे घर बना रहे हैं यार, अरे मेरा तो 10 बाय 10 की खोली है यार, मेरे अब्बा सिर्फ 500 रुपए रोज कमाते हैं यार, मेरे को 5000 रुपए 1 मिनट के कमाने हैं। सपना देखने में प्रॉब्लम क्या है? मेरे को मेरे माँ बाप की तकलीफ देखी नहीं जाती, मेरी बहनों की शादी नहीं हो रही है, मेरी बहनों की शादी के लिए जिम्मेदारी मेरे को लेनी पड़ेगी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है कि वो जिम्मेदारी को ले लेते हैं, चेंज करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मेरी जिम्मेदारी घर को चेंज करने की। मेरे अब्बा मेरी जिंदगी के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कहीं भरे नहीं, मेरे अब्बा को हज कराने की जिम्मेदारी, मेरे अब्बा को बड़ा सपना पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी, मेरी अब्बा का सपने के लिए लड़ने की जिम्मेदारी मेरी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा ले ले। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा विजन, बड़े से बड़ा खौफ, और तीसरा ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीजें आपके बच्चे में आ गई ना, या बच्चों आप में आ गई, आप लोग सब काम करेंगे। ये वो एनर्जी है, ये वो फ्यूल है। आपने देखा होगा, एक लड़की से मैं पूछ रहा हूं, एक लड़की से मैंने पूछा कि बेटी 10 साल तक अगर आपको मैं कहूं, अभी आप 5वीं में हैं, 7 साल तक आपको रोज 12-12 घंटे पढ़ाई में देने के हैं। बच्ची ने उस बात को सुन ली और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। एक केस में उसके दूसरे वाली लड़की को बोल रहा हूं, बगल वाली को, बेटा 10 साल तक 7 साल तक अगर 10-10 घंटे पढ़ेंगी ना तो कामयाब हो जाएंगी, MBBS की तू पहली लड़की वरण गांव की होगी। उसने इस बात को सुनी और मेरे मुड़ने के बाद में है ये क्या सिखाएंगे, छोड़ दी। दोनों में क्या चीज हुई? एक लड़की ने अमल किया और एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, दूसरी लड़की ने उस बात को दरकिनार कर दिया। तो दिमाग में एक्चुअल में होता क्या है? दिमाग में होता है, बेटा उठो, एक दिमाग में क्या होता है? जब बच्ची को मैं बोल रहा हूं ना, मैंने उसको कहा कि ये चीज कर लो, कामयाबी हो जाएंगे। 10 साल 10-10 घंटे पढ़ेंगी ना बेटा, इस बात पर यकीन कर ले। अब ये बात पर बच्ची यकीन करेंगी तो 10 घंटे देंगे। अब 10 घंटे के बजाय 8 घंटे भी दे सकती है, 6 घंटे भी दे सकती है, 5 घंटे भी दे सकती है, लेकिन वो करेंगी। इस बात की गारंटी क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। जब मैंने उसको बोला ना, तो उसके जहन में मेरी बात को उसने ली। अपन बोलते ना कि मेरी बात को उसने हल्के में लिया, भारी में लिया, सीरियसली लिया। तो अगर उसको वो वैसे के वैसे ही उतार रही है, वैसे के वैसे उतार रही है, तो उसके दिमाग में, स्टेट ऑफ माइंड में चेंजेस आते हैं। यानी अब उसका दिमाग जो है वो कुशादा होता है। वो सोचती है वाकई सर ने जो बोले ना, शायद उसके अंदर सारी चीजें हो सकती है, शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर वो अपने आसपास में देखती है, हाँ फला वो सईद भाई का बेटा जो है ना, उसने फला डिग्री किया, वो कामयाब हो गया, बात में दम है। फिर उसने ये देखा कि वो एक लड़की थी फला की, उसने MSc B.Ed की थी, वो फला जगह पे प्रोफेसर है। हाँ, उसने तीसरी चीज देखी कि हाँ वो एहसान सैयद भी हमारे यहाँ आता, वो भी ठीक ठाक कमाता है, वो फला एक पर्टिकुलर आदमी है, वो भी एक कमाता है। ये सारी बातों को गौर करने के बाद में उसने उस बात को ली। कैसे ली? हाँ पॉसिबल है। उसका दिमाग चेंज हुआ, उसका ब्लड प्रेशर चेंज हुआ, उसकी बॉडी का अंदर जो एनर्जी आई वो चेंज हुई। एनर्जी आने के बाद में ये बच्ची जो है बिहेवियर दे रही है, 10 घंटे के बजाय 12 घंटे पढ़ रही है। अब दूसरी बच्ची के पास में सेम चीज मैंने कहा, बेटा 10 घंटे पढ़ूंगी तो MBBS कर लूंगी, MD कर लूंगी, MD कर लूंगी तो ये होगा। अब वो देखती है अपने अंदर की जो फाइलें हैं, उसको पहली फाइल जो उसने देखी थी, मेरे आसपास में 70% वरंगांव के अंदर हर साल 8 या 10 लड़कियां मेरे ख्याल से 90-80 के ऊपर परसेंटेज लाती है। कुछ बार 90 भी आता है, बड़ा खुश होता हूं मैं। 10वीं में 10-12 लड़कियां 80-80 परसेंटेज लाती है। ये लड़की बोलेंगी एक भी लड़की तो आगे पढ़ती हुई दिखी नहीं, एक भी लड़की तो पढ़ती हुई दिखी नहीं, तो मैं कौन सा काम करने वाली हूँ, मैं भी तो घर पे बैठने वाली हूँ, क्या मतलब है। खूबसूरती पे कंसंट्रेट करते, मुल्तानी मिट्टी लगाकर अपने आप को खूबसूरत बनाते, और क्या चाहिए।
दूसरी चीज वो देख रही है कि फला आदमी ने क्या डिग्री किया था, कुछ नहीं हुआ, 5,000 भी नहीं कमा रहा है। फला शख्स ने ये छोड़कर ये फैसला किया था, पागल हो गया। ऐसे अलग अलग फैसले माशरे की चीजें उनके सामने आती है और वो बच्ची बोलती है यार इतनी मगजमारी करके मतलब क्या है, उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उसका बिहेवियर हो जाता है। 10 घंटा क्या चलना भाई, अपने को आने का है, सुबह साहब नहाने का है, धोने का है, पाउडर वाउडर लगा के फेयर लगा कर यहाँ पर आने का है, जाने का है, अपनी खूबसूरती मेंटेन करनी है। क्योंकि मेरे नज़दीक मेरे माँ बाप का अजीम मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मेरे अच्छी शादी जो है अच्छे घर में हो जाए, यही तो अजीम मकसद है ना। मेरे अब्बा क्या चाहते हैं कि बेटियों की शादी अच्छे से हो जाए, मेरी अम्मी क्या चाहती है अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, हो जाए, अजीम मकसद यही है। मेरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अब ये दो चीज़ें कैसे हुई, दो बच्चों के अंदर, एक ही गांव के अंदर दो अलग अलग चीज़ें ऐसी हुई कि हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है शऊरी दिमाग। अभी यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, सब बच्चे पागल हैं या सही दिमाग के हैं। इसमें से अगर एक बच्ची भी यहां पर हिल रही है ना, तो समझ लो कि उसका चाराने में कुछ % हिस्सा हिला हुआ है, इतनी सीरियस बात हो रही है। कोई बच्चा यहां पर अभी भी हंसी मजाक कर रहा है तो अपने बाप की कब्र के ऊपर नाचने वाला बच्चा बन सकता है। उसकी बेशर्मी की हद यहां तक जा सकती है। अगर उसके माँ बाप की इमोशंस भी उसके लिए कुछ नहीं मायने रखते ना, तो हो सकता है कि उसके बाप की मैयत माँ बैठी हुई हो और वो मोबाइल के अंदर गेम खेले, ऐसी नौबत ना आ जाए। बेशर्मी की हदें जब पार होती है ना, तो वो लेवल तक चले जाता है बच्चा। आपका सबका शऊरी दिमाग बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कहां पर क्या बोलना चाहिए। यहां पर इतने अच्छा मुकाम बैठा हुआ है, इतनी अच्छी मजलिस बैठी हुई है, यहां पर मैं ऊपर नीचे बात नहीं करूंगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करूंगा, यहां पर मैं शर्ट निकालकर लंगा नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, मेरा दिमाग ठीक है। इसको शऊरी दिमाग कहते हैं। कौन से वक्त में क्या करना चाहिए। मस्जिद के अंदर गाना गा सकता है कोई? इसका मतलब शऊरी दिमाग चल रहा है। दूसरा दिमाग होता है जो हर फैसलों के अंदर ज्यादा हिस्सा जिसका रहता है, वो होता है लाशऊरी दिमाग। इंग्लिश में उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो 90% आपके फैसलों को असर करता है। कैसे? उसका मतलब होता है लाशऊरी दिमाग का बचकाना दिमाग। और 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे का लाशऊरी दिमाग ही रहता है। जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो लोग कहते हैं मां ने अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। क्यों कहते हैं? दीन वाले इसका कोई भी रीजन दे, लेकिन साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी हुई है, नफ्सियात वाले अभी उसको क्या कह रहे पता है? कि जब बच्चा मां के पेट में 3 महीने से ज्यादा का हो जाता है ना, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। जो जो हरकतें मां करेंगी उसका सबका असर मां के बच्चे के पेट पे होगा, उसके दिमाग पर होगा। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ेंगी, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगी, अच्छे अच्छे किस्से सुनेंगी, अच्छे अच्छे मदरसे के बातें करेंगी, वगैरह वगैरह, सारी बातों का असर उसके दिमाग पर होगा। बच्चा जब पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद में भी बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन बच्चे का दिमाग चल रहा है। कौन सा दिमाग चल रहा है? बचकाना दिमाग चल रहा है। वो अपनी माँ का दूध चाहिए तो रोना शुरू करता है, समझ जाता है। उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन दिखती है? उसकी माँ दिखती है, क्योंकि सबसे ज्यादा केयर वही लेती है। माँ उसके सामने कह रही है, बच्चा रो रहा है, अरे हट, क्या तकलीफ दे रहा है, मुझको इतनी तकलीफ है। बच्चा उस बात को लिखकर अपने अंदर रख ले रहा है। बच्चे को भी पता नहीं कि बच्चे को ये बात उसके दिमाग में छप गई है और बाद में निकलेंगी। फिर 1 साल का 2 साल का बच्चा होता है, माँ बाप के झगड़े होते हैं नमक ज्यादा होने की वजह से। बच्चा सामने बैठा हुआ है, हमको लगता है कि बच्चा छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा देख रहा है। नमक के ऊपर बाप का पारा हो गया, राजा को बहुत गुस्सा आ गया, उसने राजा ने अपनी गुलाम को डांटा, चिल्लाया, मारा भी। सब बच्चे ने नोट कर लिया, अपने दिमाग में डाल दिया। ऐसे 10 साल तक के जो जो हरकतें हो रही है, आप बच्चे को बोल रहे हैं मोबाइल के लिए कि भाई मोबाइल नहीं मिलेगा तेरे को, या फिर उसको बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आपने डांट डपेट कर दी है उसको। ये सारी बातें बच्चा लिखकर अपने दिमाग में रख रहा है। अब ये सारी बातें जो है, बच्चा 10 साल तक के सारी बातें दिख रहा है, फिर 11 साल बाद उसका जो है शऊरी दिमाग काम करना शुरू कर दिया। अब उसको समझ में आ रहा है माँ बाप की इज्जत जरूरी है। अब उसको ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिसमें दिमाग लगता है ना, वो काम उसका चालू हो गया।
अब उसकी माँ ने उसको यह कहा था कि तेरे से बेहतर मेरे को औलाद ना होती, ये बात को भी वो भूल गया, लेकिन वो बात अंदर के अंदर दिमाग में है। वो कब निकलेंगी मैं बताता हूं। फिर बच्चा 11 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ, मोहब्बत बढ़ती गई, माँ का दुलारा बनता गया। माँ का दुलारा ऐसा बनता गया कि 24 साल की 25 साल की उम्र में जब शादी हो रही है, शादी के बाद जब उसकी बीवी कह रही है कि तेरी माँ बड़ी जालिम है, तेरी माँ बड़ी जालिम है, कितना सताती है मेरे को, तो बच्चा बोल रहा है बेवकूफ़ औरत, मेरी माँ गीले में रहकर मेरे को सूखे में रखी हुई है और मेरी माँ जालिम हो सकती है क्या? इतनी मार खाएंगी ना क्या मुंह भी खोलेंगी नहीं बात में। 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, 3 साल बाद जब उसकी बीवी कंटिन्यू उसकी बातें बोलती रहती है तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, यार तेरी माँ जो बोल रही है, तेरी माँ का दिमाग वाकई है थोड़ा बहुत ऐसा। ये अंदर से आई आवाज़। कहाँ से आई? लाशऊरी दिमाग से बातें आई, जो सारे बचपन में वाकयात हुए थे ना, उससे वो टकराए, और टकराने के बाद में बच्चा दीनदार है, लेकिन फिर भी कह रहा है अम्मी अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, तुम ज़्यादा ही गुस्सा करते हो, अब हमको अलग निकलना पड़ेगा। और वो अलग निकल जाता है, अपना फैसला करता है। और कभी कभी कुछ लोग तो अपने माँ बाप को देखते भी नहीं है। कैसे एक कलेक्टर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर अपनी माँ को बोल सकता है? माँ की कुर्बानी सबको पता है। लेकिन जो बचपन में जो छोटी मोटी बातें हमने कर दी है बच्चों से, वो सारी बातें एक साथ में आती है, टकराती है। इसीलिए शऊरी दिमाग और लाशऊरी दिमाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाशऊरी दिमाग। उसने सारी बातों को कैच करके उस वक्त दिखाया जब बच्चे को भी मालूम नहीं है। अब बच्चे को भी मालूम नहीं है, इसलिए बच्चे से 10 साल से पहले बच्चे के गुलाम बन जाओ। ये नई साइकोलॉजी कहती है 10 साल से पहले बच्चे के गुलाम बनने से ये मुराद ये है कि बच्चे को उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। ये तरीका सही नहीं है। अगर ये तरीका सही होता ना तो नमाज फर्ज होती 10 साल से पहले ही। नमाज की सख्ती कब करना है? 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद। पहले नहीं करना है, क्योंकि शऊरी दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर गलत असरात हो सकते हैं। आप उसके ऊपर जालिम की हुकूमत दिखते हैं, ये मेरा बाप बड़ा जालिम है। बच्चा मदरसे में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, सब काम कर रहा है। लेकिन जब बच्चा 11 साल का होगा, जब उसका शऊरी दिमाग काम करेगा, तो फिर वो अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेगा। अब मैं बच्चा नहीं हूं। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गाली कौन सी होती है? उसके दोस्त लोग जब उसको कहते हैं कि तू बच्चा है, तू बाप का बेटा है, तू डैडी का बेटा है, पप्पा का बेटा है, ये सबसे बड़ी गाली होती है। फिर वो अपने आप को बच्चे से हटाने के लिए पहला कदम उठाता है, सिगरेट पीना चालू कर देता है, क्योंकि उसके दोस्त पी रहे हैं। बड़ा बनना है ना। अब ये बड़ा बनने के लिए वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, पूड़ी खाना शुरू कर देता है। गलत गलत बातों में अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसके बाप ने उसको हर बात डांट डपेट के दिखाया है। इसीलिए बोलते 11 साल बाद बच्चे के हाकिम बन जाओ, यानी उस वक्त बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट बन जाओ। नमाज छोड़ता है, सजा मिलेगी, यहां नहीं जाता है, सजा मिलेगी। और 20 साल के बाद उसके दोस्त बन जाओ, यानी हर फैसलों के अंदर घर का कलर करना है, घर में किराना लाना है, तो उसको मशवरे में पार्टिसिपेट करो। यहां पर बुजुर्ग लोग नहीं करते। बुजुर्ग लोग बोलते हैं जब तक हमें ना बेटा तेरी नहीं चलेगी, जब तक हम मरते नहीं है ना उसके बाद करना तूने। मरने के बाद फिर वो फैसले नहीं ले नहीं पाता है। अब पहले गुलाम, फिर हाकिम, फिर दोस्त। अब मुझे बताओ, अगर बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि अगर बच्चे को पहले ही लाड़ में हमने सड़ा दिए तो फिर हम हाकिम कैसे बन सकेंगे? मेरे कहने का मतलब यह है, आप उसको ऑब्जर्व करो, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया है। अगर आप पहले बच्चे के गुलाम बन जाते हैं तो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि मैं थक कर आया और बच्चा बोल रहा है एक राउंड मारने का है। मेरे को कभी कभी मेरे दोस्त लोग दिखते 11 बजे रात को बाइक से घुमाते बच्चों को, क्यों यार बच्ची बोल रही है। तो बच्ची उस बात को भी लिखती है, अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात को भी लिखती है, बुरी बात के साथ साथ अच्छे इंसिडेंट को भी लिखती है कि मेरा बाप थक कर आया है फिर भी गाड़ी उठा के ले जा रहा है। तो जब वो 11 साल बाद जब अचानक से हाकिम बन जाएगा ना, तो बच्चे को ख्याल में आएगा कि नहीं ये वो बाप है जिसने कुर्बानी दिया हुआ है। ये थक कर आता था तब भी मेरे को अंदर से बाहर ले जाता था, घोड़ा बन जाता था, इसलिए इसकी हाकिम ने इसके ना भी कुछ ना कुछ बात होगी जब ये हाकिम बन रहा है, जरूर मेरा फायदा होगा, अदरवाइज नहीं तो ये मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं करता, ये तो मेरे लिए जान देने वाला है मेरा बाप, ऐसा कैसे कर सकता है। और वो हाकिम को बच्चा कबूल कर लेता है, हाकिम को बच्चा कबूल कर लेता है। तुमने अक्सर देखा होगा ज्यादातर स्ट्रिक्ट माँ बाप के बच्चे 16 साल की 17 साल की उम्र में बिगड़ जाते हैं।
आप लोग बोलते हैं कि अरे भाई तेरा बाप तो ये था मौलाना, तू कैसा है? थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये बच्चे बहुत कीमती चीज है, इसके लिए अडॉप्ट करना, इसके लिए हम स्कूल में डालते हैं। और स्कूल के 3 मकसद होते हैं ताकि हमारा रोल कुछ स्कूल वाले भी कर दें। पहला रोल होता है तालीम का सबसे पहला मकसद कैरेक्टर, दूसरा कॉन्फिडेंस, यानी पहला किरदार, एतमाद और क्रिएटिविटी, नई चीज करना। नई चीज करने से मुराद ये है कि बच्चे को गौर फिक्र करे, वो सवाल पूछे। यहां तो बच्चा सवाल पूछता है तो हम उसको मारते हैं। 2 बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर पे कोई आया मेहमान, बहुत मुत्तकी इंसान था, आया, उसका बच्चा एकदम स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है रोबोट के जैसा, और दूसरा हमारा बच्चा जो वो इधर उधर घूम रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे यार क्या सिखाया नहीं एहसान तूने? क्या क्या चिबल्ला बच्चा है यार तेरा। अरे बच्चा बच्चा है भाई, चिबल्ला उबल्ला की उम्र उसकी रहने दो। आपने उसको रोबोट बना दिया, आपने उसको उस उम्र के अंदर जालिम वाली आपकी इमेज डाल दिया। अब वो जालिम बन गया, वो हिल नहीं रहा है। वो बच्चे को आपने बंदर की तरह ट्रेन कर दिया जो गुलाटी मारता है, एक शेर की तरह आप उसने उसको ट्रेन कर दिया कि अब वो रिंग में से छलांग लगा रहा है। आपने उसको तरबियत नहीं की। उस बच्चे को खेलने दो, सवाल पूछने दो। अमेरिका में शादी से पहले भी एक टेस्ट हो रहा है। कौन सा टेस्ट हो रहा है मालूम है? साइकोलॉजी टेस्ट, नफ्सियात टेस्ट। एक लड़के को शादी से पहले एक कमरे के अंदर 2 या 3 साल के बच्चे के साथ में बंद कर दिया जाता है 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट में अगर छोटा बच्चा उससे सवाल नहीं पूछ रहा है तो लड़की नहीं देते उसको। एक आदमी से अगर एक बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो अपने बच्चे के साथ में कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? ये बच्चे को बर्बाद कर देगा, इसको लड़की नहीं देने का। हमारे यहां पर अगर ये टेस्ट करें ना तो हम कितने लोग फेल हो जाए। हमारी शक्लें ऐसी है, हमारी शक्लें ऐसी है कि बच्चा हमको देखकर पेशाब कर दे। इतने खौफनाक है हम लोग। अरे हमारे बच्चों के लिए भी खौफनाक है, दूसरों के लिए, बच्चों के लिए बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मस्जिदों में अक्सर देखा हुआ है कि ऐसा डर लगता था ना कि मस्जिद में जाना कि नहीं जाना भाई। इतने खुखार लोग दिखते थे। अभी बड़े मासूम दिखते हो लोग, हम बड़े हो गए तो बचपन में बड़े खुखार लगते थे वो। अरे भाई क्यों आप इतना खौफ फैला रहे भाई? आपके नबी बच्चों से कितनी शफकत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। सहाबा के किस्से देखो, औलिया इकराम के किस्से देखो। हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? कौन से हम लोग अमरीश पुरी बनके हमको क्या मिल जाने वाला है? ये 3 चीजों के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए बच्चों को स्कूल में डाला जाता है और वहां पर फिर अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस में आए। और कॉन्फिडेंस में बच्चा कब आएगा? जब उसको ये चीज का जवाब मिलेगा जो 3 सवाल उसके जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल उसके जहन में आता है कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है। 10 साल से पहले बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, आप लोगों ने गौर किया होगा। वो यहां वहां चिलबिल करता है और वो आपका मोबाइल खींचेगा, छीकेगा, ये खींचेगा वगैरह वगैरह। वो ये बोलता है कि मुझको देखो, मेरे को कौन देख रहा है। और हम बोलते हैं किसी काम के लिए तू चले, तेरे साथ में दूसरे बच्चे भी, मेरे 5 बच्चे, किस किस को देखेंगे? इतना टाइम रहे तो फिर कमाएंगे कब हम? दूसरा सवाल उसके जहन में आता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं। यह सवाल 10 साल के बाद बच्चों के जहन में आता है। पहले यह सवाल सिर्फ लड़कियों के जहन में आता था, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं। तो 10 साल की लड़की जो है मेकअप करती थी, आज के जमाने में उल्टा हो गया। 10 साल के बाद अभी लड़के भी मेकअप कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलो कितने लोगों ने फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगा के आए? फेयर एंड हैंडसम की, अब पीछे बैठे हुए लोगों में बोल रहा हूं मैं कि कितने लोगों ने फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली अपने जमाने में लगाया था? नहीं, क्रीम भी नहीं होती थी। आज के जमाने में ये सवाल आया बच्चों के जहन में 21वीं सदी में, तो फेयर एंड लवली का मेन वर्जन चालू हुआ, फेयर एंड हैंडसम। गार्नियर मेंस, शाहरुख खान ऐड कर रहा है। शाहरुख खान गुंडों को मारने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या कर रहा है? फेयर एंड लवली लगा रहा है या गार्नियर मेन लगा रहा है, कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। तो लोग, बच्चे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा उस वक्त दिखूंगा, मुझे लोग उस वक्त देखेंगे जब मैं गोरा चट्टा हो जाऊंगा। ये लड़कियों के जहन में आता था सवाल पहले। तीसरा सवाल ये आता है
कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे दोस्त मेरे बारे में सोचेंगे अगर मैं उनके तरह गेम नहीं खेल रहा हूं तो मेरे दोस्त बोलेंगे बेवकूफ है। मैं उनकी तरह कपड़े नहीं पहन रहा तो बोलेंगे मेरे दोस्त बोलेंगे बेवकूफ है। मैं जीन्स उनकी तरह पहननी चाहिए, मैंने टी शर्ट उनकी तरह पहनना चाहिए। ये सब लोग जो है, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि हमारी सोच हमारी ना रही। हर बच्चा को पेंसिल की पैंट चाहिए, हर बच्चे को फटी हुई जीन्स चाहिए, हर बच्चे को शेडेड जीन्स चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे जमाने के अंदर, ये उससे पहले जमाने के अंदर, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, जीन्स भी पहनते थे बहुत से लोग, बैगी भी पहनते थे, बेल बॉटम भी पहनते थे, अलग अलग वैरायटी थी। आज के दौर के अंदर एक ही चीज बनती है, वही बिकती है। आज आप मार्केट में जाओ और कहो कि रेगुलर फिट की जीन्स दिलवा दो। अगर मेरे जैसे साइज वाले और सर की जैसे साइज वाले अगर जाए ना, तो हमको तो पेंसिल होती नहीं है, लेकिन जीन्स अगर पहनना है तो जीन्स मिलती है क्या? आपको ब्रांड में जाना पड़ेगा। क्यों? कंपनी को मालूम है कि ये कौम भेड़ बकरी की कौम हो गई है, इनको एक जो पहनेगा वही चीज पसंद आएंगी, एक गाना यूट्यूब पे चलेगा सबको वही पसंद आने वाला है। ऐसी माहौल पैदा कर दो, इनकी सोच को कंट्रोल करो, फिर जो चीज हमको बेचनी है वही चीज बेचेंगे। सबको फ्री फायर पसंद है, सबको पबजी पसंद है। एक जमाना था जिसमें क्रिकेट सबको पसंद नहीं था, हम खेलते थे क्रिकेट, लेकिन हमारे साथ में कुछ बच्चे थे क्रिकेट जिनको पसंद नहीं था। आज के जमाने में सबको पबजी पसंद है, सबको फ्री फायर पसंद है। अभी ऐसा कैसे हो रहा है? आपकी सोच आपकी नहीं रही है। इन तीनों सवालों के जवाबात के लिए आपको स्कूल में डाला जाता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो लोग आपको देखेंगे। आपकी शक्ल काली हो, आप बराक ओबामा हो, आप यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते, गोरे लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की हेयर स्टाइल कैसी थी? उनकी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट बने, साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल दे दी इंडिया को। कॉन्फिडेंस रहा तो दुनिया में कामयाबी मिलेगी। कैरेक्टर रहा, कैरेक्टर से मुराद मेरी है कि मुनव्वर जमा बोलो या फिर दूसरे कितने भी आज के जमाने के बड़े बड़े स्पीकर्स बोलो, कैरेक्टर है तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। पैसा कितना मालूम नहीं, चाहे गांधी जी बोलो या रिलीजियस लीडर बोलो, हमारे नेशनल लीडर्स बोलो, लोगों ने हाथों हाथ क्यों लिया? कि लोग समझते कि ईमानदार है, इसलिए कैरेक्टर आएगा तो लोग तुमको हाथों हाथ लेंगे। और क्रिएटिविटी, सवाल पूछेंगे बेटा, देखो सब बच्चे बेवकूफ है, मैं भी बेवकूफ बनूं जरूरी है? या सब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, मैं क्यों चीटिंग नहीं करूं? सबको गंगा के अंदर हाथ धोना है, मैं भी क्यों नहीं धोऊं? अरे सबको अपना करियर तबाह करना है, सबको चोरी करनी है, तो भाई मैं भी चोरी करूं जरूरी है मेरे बच्चों? आपके यहां पर फैसिलिटी सपोज अगर कोई मिल जाती है, कोई सेंटर आपको फैसिलिटी दे देता है, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि अपने बाप के साथ में आपके बाप के कबर्ड के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए चुरा लो, बाप के तो पैसे और कबर्ड खुली भी है, आप चुराएंगे क्या? आपके माँ के जेवर पड़े हुए हैं, आपको भी घूमना है, आपको भी कश्मीर जाना है, आपको भी कन्याकुमारी जाना है, आप चोरी कर लेंगे क्या? फिर मेरे प्यारे बच्चों, आपके करियर की बात आती है तो आप ऐसे क्यों हो जाते हो? ये कैरेक्टर ही तो है जो आपको बनाएगा। अगर आप अपने पहले मुकाम के ऊपर 10वीं में या 12वीं में अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे, आपके 10वीं के मार्क्स, आपके 12वीं के मार्क्स फर्क नहीं पड़ता है कितने हो। 10वीं में आपको सिर्फ 50 मार्क्स मिले, आपकी मेहनत के मिले, आपने चेक किया अपने आप को। आपको 10वीं के ऊपर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको 12वीं में आपने 90% लेके आए, आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है, ना इंजीनियरिंग में मिलता है, ना फार्मेसी में miलता है। तो भाई अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से क्यों नहीं पढ़ते हैं? दैट इज द कैरेक्टर। सबसे बड़ी चीज जो इंसान को कैरेक्टर सिखाती है वो छोटे छोटे मामलात में सिखाती है। छोटे छोटे मामलात के अंदर आपको चेक करता है अल्लाह ताला कि आप कितने ईमानदार हैं। थॉमस स्टैनली की एक बुक है, एक गोरा है, गोरे की एक किताब है, थॉमस स्टैनली, उसने गौर किया, जिसमें मैंने बताया ना आपको कि कुछ लोग करोड़पति बन रहे हैं, कुछ लोग वो खाने के भी वांदे हो रहे हैं। तो थॉमस स्टैनली ने एक किताब लिखा, उसमें ये लिखा कि भाई अमीर होने के राज। तो उसने दुनिया के सब करोड़पति लोगों के घर गया और करोड़पति लोगों के घर जाने के बाद उनसे पूछा, आप अमीर क्यों बने, वजह बताओ, कुछ रीजन बताओ। तो उसने 40 पॉइंट देखा जिसकी वजह से लोग अमीर बने। आपको मालूम है उसमें टैलेंट कितने नंबर पे था?
29 नंबर पर, 29वें नंबर पर। उसमें काबिलियत, एजुकेशन कितने नंबर पे था? 20वें नंबर पर। डिग्री 20वें नंबर पे थी। हम लोग बोलते हैं कि फला फला आदमी किस्मत से खा रहा है। किस्मत कितने नंबर पे थी? 40वें नंबर पर। किस्मत से अमीर बनते हैं लोग, लेकिन 40वें नंबर पर लोगों की राय थी, करोड़पति लोगों की। तो फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे क्या था? 1 नंबर पे था ईमानदारी, 2 नंबर पे था अखलाक, 3 नंबर पे था ऑनेस्टी, 4 नंबर पे था जद्दोजहद, 5 नंबर पे था हार्डवर्क करना। बेटा ये सारी चीजें अगर आप यहां नहीं सीखेंगे तो कहां सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आपको कौन सी हम्बाली करनी है? यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं या पीछे बैठे हुए ऐसे हैं, अपने बच्चों से हम्बाली कराते? तुम हाथ ऊपर करो। स्कूल नहीं भेजते और बच्चों को माठ काम पे भेजते, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे पीछे बैठे हुए? आपको हम्बाली करनी पड़ रही है, आपको माठ काम पे जाना पड़ रहा है, आपको मजदूरी करनी पड़ रही है। तो फिर आपकी मेहनत कौन सी मेहनत है? कि नहाना धोना, मोबाइल के ऊपर अपने हाथ को ढीले करना, कमजोर करना, ये मेहनत है? अरे एक तो मेहनत है। मैं 9th की छुट्टियों के अंदर 2 दिन काम पर गया। पहले सब काम पे जाते थे छुट्टियों के अंदर, तो अफसर भाई के अब्बा ने मेरे को लेके गए काम पर कि चल बोले भाई काम पर। जो फैक्ट है बता रहा आपको, 2 दिन काम पर गया, इधर ही काम चालू था। ये मिट्टी का घर बन रहा था खटकी का किसी का। अब वो गर्मी के दिन थे, मैंने घमेला उठाया। अब मेरे हाथ इतने नरम है ना कि वो हाथ मेरे जल गए, इतनी गर्मी थी। तो पूरा दिन खत्म हुआ तो हाथ को किसी चीज को पकड़ता था ना तो दर्द होता था। दूसरे दिन भी मैं काम पर गया। तीसरे दिन आकर मैंने बोला मेरे घर वालों को, खाने के लाले हो जाए तुम्हारे, मेरे खाने के लाले हो जाए, काम मेरे से नहीं होने वाला है। 2 रुपए की उम्मीद मत करना मेरे से। अगर तुमको मेहनत लगती है ना, जिंदगी लगा दूंगा। 10 घंटे बोलते ना, 15 घंटे पढ़ूंगा। ये चीज अब मेरे बस की बात नहीं है, मैंने देख लिया। ये मेहनत से बेहतर है कि मैं मेरी पढ़ाई में मेहनत करूं। मेरे घर के छत को मैंने काला करना शुरू कर दिया, कोयले से लिख लिख के शुरू करना सीखे। मेरे मोहल्ले वाले बोलने लगे पागल तो नहीं हो गया? 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। एक विजन रखा 10वीं में महाराष्ट्र टॉप करना है, नहीं हुआ। एक मेहनत करनी है यार। क्या मेरे को बड़ी आसान मेहनत लगी, आज भी मेरे हाथ नरम है। मेहनत नहीं होती है भाई, बड़ी आसान मेहनत है। कितने लोग यहां पर चाहते हैं कि 60 साल की उम्र तक भी हम्बाली करें? कितने लोग चाहते हैं यहां पर कि वो 45 साल की 50 साल की उम्र में भी मिस्त्री काम करते रहे? नहीं होता है काम। कितने लोग चाहते हैं कि वो हम्बाली करते करते अपने पीठ को खराब कर दे? नहीं चाहते ना, तो आज दे दो। आज देंगे तो कल मिल जाएगा। एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू गेट नाउ यू हैव टू पे लेटर। अगर आप चाहते हैं कि अभी अय्याशी मिल जाए, अभी आसानियां मिल जाए, जिंदगी भर तक के देना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू गेट नाउ, इफ यू वांट टू गेट नाउ यू हैव टू पे लेटर। इफ यू वांट टू पे नाउ यू विल गेट लेटर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अभी तुम दे दे, अभी क्या दे दे? क्या चाह रहे हैं आपके माँ बाप? आपके माँ बाप आपसे चाहते क्या है? क्या चाहते कि काम करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, पढ़ना चाहते हैं। एक माँ बाप को खुशी होती है। एक बच्चे, एक औरंगाबाद का एक पेरेंट्स मेरे पास में जानता ही था उसको मैं, बोले मेरी बेटी के 82% आए। वो बाप इतना खुश हो गया, एकदम जाहिल था बेचारा, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस था उसका। कितनी खुशी होती है। आप पढ़ के तो दिखाओ। लोग बोलते लड़की को पढ़ाते नहीं लोग। अरे लड़की को पढ़ाते, साबित करो ना मेरी बच्ची हो। नीट के अंदर कोई लड़की ने 150 से ऊपर मार्क्स ली, जो मैं उसके बाप से बात करूंगी इसको बीएमएस करवाओ। आप नहीं कर रहे तो क्या बात करेंगे हम? हमारे मुंह उठाने के लिए आप वैसी बात तो छोड़ो। आपके बाप को कन्विंस करना है कि उसका प्लॉट बेच दे। मैं बात करता हूं कि प्लॉट बेच के उसको बीएमएस करा ले तुम कर्नाटक से, लेकिन तुम बीएमएस के लाख हिसाब से 136 मार्क्स तो लेकर आओ। हम तुम्हारे बाप से बात करते, उसके फवायद गिनाते हम लोग के 10 लाख कैसे निकलेंगे। अगर आपको आज देना है तो आपको बाद में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना हुआ है, पुराने लोग जानते होंगे। एक मुक्केबाज था, फाइटर था। उसकी एक फाइट थी जिसमें उसने एक फाइट शुरू हुई। फाइट शुरू होते ही उसने एक मुक्का मारा,
एक बुक्के में सामने वाला नीचे गिर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फाइट खत्म। 7 या 8 करोड़ रुपए, आज से 20 साल या 25 साल पहले या उससे पहले की बात है, एक बुक्के में उसको 10 करोड़ रुपए मिल गए, 8 करोड़ के करीब मिल गए, व्हाट एवर इट में। तो उससे एक ने पूछा कितना आसान काम है भाई, एक बुक्का मारो 8 करोड़ कमा लो। तो मोहम्मद अली ने जवाब क्या दिया पता है आपको? मोहम्मद अली ने जवाब दिया, इट टुक 22 years ऑफ माई एज टू कन्वर्ट माई 1 फाइट इंटू 10 करोड़। मेरी जिंदगी के 10 साल लग गए तब जाके एक बुक्का मेरा 8 करोड़ का बना। 22 साल तक के मैंने मुसलसल मेहनत किया। मेरी माँ को तकलीफ होती थी, मेरे घर में खाने को नहीं होता था, मैं प्रैक्टिस करता था। मेरे बाप को तकलीफ होती थी, लेकिन उस परेशानी में मैंने सब्र किया। मेरे घर में मेरी इनकम की ज़रूरत थी, मेरे घर में मेरी इनकम की ज़रूरत थी, मेरे बाप की इनकम पूरी नहीं पड़ती थी, लेकिन मैंने सब्र किया। अच्छे दिन आएंगे, आज चटनी चुनी खा लो, बच्चे की थोड़ी इनकम से थोड़ा सब्र कर लो, कन्वर्ट हो जाएगा। मैं मुसलसल मेहनत करता गया। 20 साल 22 साल बाद एक बुक्के ने 10 करोड़ कमा के दे दिया। ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन करियर चूज करना है। कौन कौन से करियर के ऑप्शन है हमारे पास में? करियर चूज करने के लिए या आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास में कुछ सोच होती नहीं है। ये दौर के अंदर नई सोच चाहिए। नई सोच आपके पास में है, आप YouTube पे क्यों नहीं देखते? आप गूगल पर क्यों सर्च नहीं करते? बेहतरीन से बेहतरीन काम किया जा रहा है। नई सोच नए जमाने को पैदा करती है। मैंने आपके सामने बताया बायजूस की एग्जांपल। हमारे जमाने में हम पढ़ते थे तो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे 50,000 की नौकरी वाला, 25,000 की नौकरी वाला, 1 लाख की नौकरी वाला। मेरे कुछ दोस्तों ने डीएड कर लिए, कामयाब हो गए। हमने इंजीनियरिंग कर लिए, अपने आप को समझ लिए कामयाब हो गए। किसी ने फार्मेसी कर लिया, कामयाब हो गया। किसी ने बीएमएस कर लिया, कामयाब हो गया। आपके सामने रोल मॉडल जीते जागते हैं। सिर्फ ये मत बनो, इसके साथ साथ बड़ी चीज भी कर लो। आपको पता है चेन्नई में एक डॉक्टर है जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऐसा करता है कि एक साथ 2000 लोगों का ऑपरेशन करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया उसने, ऐसे उसके डॉक्टर्स को प्रिपेयर किया, एक साथ 2000 लोगों की ऑपरेशन करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टरी में ईमानदारी से करोड़ों रुपए कमाए, ईमानदारी से। और अमेरिका से, यूएस से, यूके से लोग आते हैं उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए। इतना सस्ता कर दिया। डॉक्टर अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक टीचर था फिजिक्स वाला, गांव के खेड़ों के बच्चों को बायजूस की पढ़ाई करने में बहुत पैसा लगता था, तो उसने फिजिक्स वाला एक कोचिंग क्लासेस का ऐप बनाया। 4,500 रुपए में देता है, 4,500 रुपए में देता है। 4 लाख से 8 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं। अरे भाई, हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दिया। एमएससी बीएड, जिसको हम मामूली समझते हैं, और एमएससी बीएड वाला बेचारा ये गुमान में रहता है कब एडेड स्कूल में लग जाए तो गनीमत हो जाए। लेकिन कन्वर्ट किया। ये वो दौर है, आप अपनी स्किल्स को कहां कन्वर्ट कर दे। आपने खान सर का नाम सुना है? अपने वरनगांव के खान सर की बात नहीं कर रहा हूं। खान सर का एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करता है। बीच में उसने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो कंट्रोवर्सी में आ गया था। वो खान सर जो है बिहार के गांव में पढ़ाता था, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी अच्छे से नहीं आती है, वो भैया लोगों की लैंग्वेज में पढ़ाता है। ऐसा पढ़ाना शुरू किया कि उसमें पूरी दुनिया का सबसे पहला तालीम का, एजुकेशन का चैनल उसका बन गया। 2 करोड़ के लगभग उसके सब्सक्राइबर हैं, 2 करोड़ लोग। उसको एक कंपनी ने ऑफर दिया कि खान सर, हमारे साथ में हमारी कंपनी को सिर्फ जोड़ लो, आपके चैनल का नाम हमारी कंपनी का नाम लगा दो, हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको पैसा देंगे। आपको पता है कितना पैसा देंगे? सिर्फ पढ़ाने वाला टीचर। स्किल है ना, महारत है ना, तो इस दौर के अंदर तुम कितना कमा सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। उसको 200 करोड़ रुपए का ऑफर मिला, 200 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। क्या नहीं कर सकते। उमेर कुरैशी नाम का एक बच्चा है,
उमेर कुरैशी नाम का एक बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, 16 साल की उम्र है, एफिलिएट मार्केटिंग करता है, यानी दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अमेजोन के ऊपर जो चीजें बिक रही है ना, अमेजोन के ऊपर जो चीजें बिक रही है, जैसा वरनगांव में प्लॉट लेना है तो कहां जाता हूं मैं? ब्रोकर के पास जाता हूं। ब्रोकर के बगैर कोई चीज बिकती नहीं है। दुनिया बदल जाए, दुनिया बदल जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, सिस्टम वही रहने वाला है। अभी भी ब्रोकर लगते हैं, लेकिन ब्रोकर कौन बनता है? जिसको टेक्नोलॉजी आती है। मालूम है तुमको, अमेजोन पे जो भी चीज बिक रही है उसके भी ब्रोकर है। वो ब्रोकर क्या करते हैं? वो ब्रोकर यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, उसमें उस चीज के बारे में बहुत सारी खुसूसियात बताते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पैम्पलेट छपाते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक कर वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद में आप अगर खरीदते हैं तो कंपनी उनको 10% से लेकर 90% तक कमीशन देती है। आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। आपकी प्राइस को कम किए बगैर, ज्यादा किए बगैर। तो दुनिया का जो निजाम है ना, चीजें बनेंगी, बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, वैसी चालू है। लेकिन अफसोस, हम समझते हैं कि पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं है। पढ़ लिख कर स्किल ले लो, वही करो जो तुम्हारा बाप कर रहा है। पढ़ लिख कर स्किल ले लो, वही करो जो आपका बाप कर रहा है। उसका लेवल बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी में आ जाओ, इंटरनेट पे आ जाओ, फ्रीलांसिंग में आ जाओ। अगर आपका बाप बेहतरीन कोई चीज पे महारत रखता है, आप वो सीख लो, आपको अमेरिका के प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। यहां का बच्चा बैठा हुआ सीए के काम ले रहा है, सीए उसको नहीं आता है, सीए के पास जा रहा है और सीए के काम ले रहा है, और सीए बन के काम से पैसा मिल रहा है उसको। एक काम ले रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, फ्रीलांसिंग का काम, इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। यानी घर से बैठे बैठे अपने काम करना, इसको फ्रीलांसिंग के काम बोलते हैं। हम भी ऐसे करते थे ना। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, पीछे बहुत सारे ठेकेदार दिख रहे हैं मेरे को। ठेकेदार लोग क्या करते हैं? मटेरियल शुद्ध अगर काम लिए, 10-12 काम है, मजदूर नहीं मिल रहे हमारे पास में, तो क्या करते हैं? किसी को प्लास्टर दे दिया स्क्वायर फुट के हिसाब से, ब्रास के हिसाब से, किसी को बांधकाम दे दिया, किसी को सेंटरिंग का काम दे दिया। इस दौर के अंदर भी ऐसा हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। अमेरिका की कंपनी का आप काम ले सकते हैं, आपको नहीं आता है, फर्क नहीं पड़ता है, आपने किसी दूसरे को दे दिया, आपको उसमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये सिस्टम समझने के लिए मेरे बच्चों, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से करियर को लेना पड़ेगा। आज के जमाने में सबसे बढ़िया करियर डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आईटी की फील्ड इतनी आसान है कि आप लोग यहां से बैठ के पढ़ सकते हैं। 10वीं में बैठ के आप वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं मेरे बच्चों। डिजिटल मार्केटिंग वहां पर जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है मेरी चीज को उन लोगों को दिखाना जो मुझको जानते नहीं है, मेरा स्टेटस पे रखकर नहीं, मेरे फेसबुक की वॉल पर रखकर नहीं, ऐसा निजाम बनाकर, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। मैं एक अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं अमेरिका के एक रेस्टोरेंट के लिए मैं काम कर रहा हूं, जो मैं 7 बजे काम शुरू करता हूं, 2 बजे रात तक करता हूं। अमेरिका के रेस्टोरेंट को प्रमोट करने का काम मैं यहां से कर रहा हूं। दैट इज द स्किल। वो स्किल है जो आपको लाख रुपए की नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। वो स्किल है इस जमाने के अंदर, आपको बड़े बड़े ऑफर आएंगे, नहीं भाई लाख रुपए नहीं, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चाहिए तो नौकरी करूंगा, तो मैं अपने धंधे से कमा लूंगा, धंधे से कमा लूंगा, स्किल से कमा लूंगा। आज के जमाने में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, इमेजिन नहीं करेंगे आप। इसलिए आपको ऐसे कोर्सेज की तरफ भी गामजन होना है। आसान कोर्स है बीओएमएस। बीओएमएस आसान है, आपको उर्दू की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए 10-12 लाख रुपए सिर्फ आपको 136 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। फर्क नहीं पड़ता है पहले अटेम्प्ट में नहीं आए, सेकेंड अटेम्प्ट दो, थर्ड अटेम्प्ट दो, थर्ड अटेम्प्ट बाद भी अगर आपके 5 साल जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है यार। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हुआ है 30 साल 35 साल बाद कमाना चालू करते हैं, आप 25 साल बाद करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 10 लाख 12 लाख रुपए के अंदर बीओएमएस बन जाते हैं। अगर आपका अच्छे स्कोर नहीं भी आया तो, अगर आपका कम स्कोर आता है, आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है मालेगांव का, जहां पर फीस 1 लाख से कम है। आपको मुंबई का कॉलेज मिल जाता है तिब्बिया, आपको पीए नामदार का कॉलेज मिल जाता है, वहां भी गवर्नमेंट की फीस में कम काम होता है। लेकिन आप सोचे तो सही, बीएचएमएस आसान 70-80 हजार रुपए फीस होती है उसकी,
लेकिन हमको डर इतना लगता है कि हम लोगों ने मेहनत करने की चीज है ही नहीं। भाई मैं कर तो लूंगा सर, एडमिशन तो मेरे अब्बा दिलवा देंगे, लेकिन सर मेरे से नहीं हुआ कभी, तो क्योंकि मेहनत करनी नहीं जाती मेरे से। आज आदत डाल दो, आज से शुरू कर दो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पेट्रोल डालना चालू कर दो। पेट्रोल कैसा? बड़ा विजन, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ी मेहनत। जितनी मेहनत मेरे से होंगी उतनी मेहनत, फर्क नहीं पड़ता है कितने मार्क्स आए, जरूरी नहीं सब टॉपर बन जाए। मेहनत का जज्बा आ गया, 50 मार्क्स भी है ना, काफी है, आप वहां पर जाके मेहनत कर सकते हैं। एक औरंगाबाद का एक बच्चा था जिसको 53 मार्क्स थे 12th में, BOMS किया, बम्बई के अंदर बहुत अच्छा कमा रहा है, लाखों रुपए की प्रैक्टिस है उसकी। अपने गांव के बच्चे कितने बेचारे छोटे मोटे कोर्सेज किए, बेहतरीन कमा रहे हैं। शर्त क्या है? अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हमको देखना पड़ेगा। और कैसे देखेंगे करियर? पहले अपने आप को पहचान कर, अपनी खुदी को पहचानना, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब तक कि ये बच्ची अपने बारे में नहीं सोचेंगी ना, मैं कितना भी बोल दूं ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अशरफुल मखलूकात हूं, अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात पैदा किया। मैं भली गरीब के घर में पैदा होगी, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अशरफुल मखलूकात अशरफ चीजों के बारे में सोचता है। हमारे बच्चे छोटी मोटी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। मत सोचो मेरे बच्चों, अभी भी आपके पास में टाइम है। रोज मेहनत करने की आदत डाल दो, ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो, डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चुपेंगे। सबसे पहली चीज, अपने आप को पहचान लो। जिसने अपने आप को पहचान लिया ना, दुनिया की सबसे बड़ा काम उसने कर दिया। मोबाइल का आना, इंटरनेट का आना सबसे बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम यह है अपने आप को पहचान लेना। अपने आप को पहचान लिए ना, आपका काम हो गया। एक बच्चे ने सिर्फ यह सोच लिया कि मैं सिर्फ मिस्त्री का बेटा नहीं हूं, मैं सिर्फ हमार का बेटा नहीं हूं, मैं सिर्फ ऑटो ड्राइवर का बेटा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा नहीं हूं, मैं उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात पैदा किया। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने चरिंद्र परन कीड़े मकोड़े को किसी खास मकसद के लिए पैदा किया। मेरे को भी अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया, उसकी तलाश में लग जाने का। आप अपने आप की सेल्फ स्टीम को, खुद को बढ़ाएंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाएगा। दुनिया में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपने आप को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे को पसंद नहीं है कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, मेरे को पसंद नहीं है कि मेरा आदमी अगर मुझे छोड़ दे तो मैं घर पे आकर बर्तन धोऊं। इसलिए मेरी बच्चियों, मेरे को पढ़ना है, मेरे को अपने आप को साबित करना है, प्रूफ देना है। लड़कियों को प्रूफ देना है कि टैलेंट होकर परसेंटेज मैंने पेश की, नहीं पढ़ा जा रही तो मेरे को फोन करो, आपके बाप के सामने मैं गिड़ाऊंगा। आपकी स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है तो हम इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टैलेंट हो, हम उनके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। उनके लिए डाउट्स के लिए उनके जो भी जॉब्स के लिए इश्यूज होते हैं, वो खैरुल इस्लाम उसके लिए काम करता है। जावेद सर ने क्लासेस खोले, आप वो क्लासेस में जाकर सीख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्लेटफॉर्म खड़ा करके आपकी गाइड करने को तैयार है, लेकिन आप सोचो तो सही, पहले अपनी खुदी को तो पहचानो। हु एम आई, आप अशरफुल मखलूकात है, बेस्ट से बेस्ट चीज सोचो। कभी आपने देखा हुआ है कि वरनगांव का कलेक्टर का सीईओ रोड पे खड़े रहकर 12 बजे रात तक के गप्पाजी कर रहा है? वरनगांव का सीईओ नगर पालिका का नहीं देखेंगे हम। कभी कलेक्टर को देखा हुआ है दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा है और सिगरेट पीते खड़ा हुआ है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे एक पोस्ट मिली हुई है, उस पोस्ट की इज्जत करना चाहिए, नहीं तो लोग कचरा समझेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको एक अशरफुल मखलूकात की डिग्री दी है। हम बोलते हैं हमको फर्क पड़ता नहीं, हम अपने आप को जलील समझेंगे। बेटा समझो मत, आप बहुत कीमती है। आप नुक्कड़ पे बैठ के अपना टाइम पास मत करो, आप क्रिएटिविटी दिखाओ, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो भी काफी है, आपके माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भलाई के लिए काम करना चालू कर दो। दूसरी चीज, आपके तरजीहात को चेंज करो। सबसे पहली तरजीहात, तालीम को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, तालीम के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दो। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए पैसा लगाना चालू कर दे, बच्चे भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करते, तब जाके इज्जत आएंगी, तब जाके मजा आएगा, तब जाके जब टीचर बोलेंगे ना तुम्हारे, तुमको पढ़ने में मजा आएगा। आपको अंदर से स्पिरिट ही नहीं है, वो चिंगारी नहीं है। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता था कि मुझे टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। इस बात की गवाही दे सकते हैं मेरे से उस्ताद लोग मुझे, कौन सा चैप्टर है, किधर का चैप्टर है, चैप्टर कभी क्लास में हुआ या नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एफर्ट्स दूं। मैं कभी कभी डिस्टर्ब करता था हबीब सर को बीच बीच में, सर ये क्या क्या ये, तो उनको बेचारों कभी बुरा नहीं लगा।
वो बड़े खुश होते थे कि तूने आगे का भी पढ़कर आ गया। जो चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, भाई हमारे पास में हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है, एक काम मिला वो करने का है। एक चीज आदत थी बस, हमको हमारे बलबूते पे करना है, हमको हमारा रोल अदा करना है। टीचर्स भी बेचारे अपना रोल अदा कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरीके के प्रोग्राम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अपना वक्त देकर इस चीज को समझना, मैं समझने के लिए तो कोशिश कर रहा हूं। मैंने पूरे महाराष्ट्र में एक कोर्स लॉन्च किया, अपनी जॉब छोड़कर, मैंने अब फिर से जॉब छोड़कर, सेकेंड टाइम जॉब छोड़कर, पहले एक जॉब थी, दूसरे टाइम जॉब छोड़कर फिर से एक रिस्क लिया। अब मैं लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, बच्चों को भी नहीं, अब मैं करियर काउंसलर बनाऊंगा नए नए लोगों को, हर जिले से करियर काउंसलर बनाऊंगा। मेरे पास में 90 एडमिशंस के कगार पर है। अब 90 लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, 90 लोग हजारों बच्चों को पढ़ाएंगे, करियर काउंसलिंग करेंगे हमारे से। खत्म, कोई बड़ा काम करना है यार, एक ही जिंदगी मिली हुई है, खत्म। बड़ा अफसोस हुआ, और शफी सर ने कल फोन लगाया मेरे को, और शफी सर ने बोले बेटा, मैं बोला अफसोस के साथ में सुन रहा हूं कि मुझे एक अफवाह मालूम पड़ी कि तुमने जॉब छोड़ दिया। बोला सर, जॉब मेरी जिंदगी नहीं है, जॉब के इतने पैसे हम अभी भी कमा लेंगे इंशाल्लाह, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हुई है, स्किल सीख लेंगे। इतनी आसान स्किलें हैं। 7 बजे काम चालू होता है, 2 बजे खत्म होता है, अपने बच्चों के साथ में खेलते खेलते काम हो रहा है। एक स्किल 1-2 घंटा काम करना पड़ता है, जो 10 घंटे की सैलरी जॉब थी उतने पैसे मिल रहे हैं। फिर करियर काउंसलिंग का कोर्स लॉन्च किया, वो भी पेड वाला है, उसके भी पैसे आ रहे हैं। अभी एक फैमिली फर्स्ट काउंसलिंग सेंटर है बंबई के अंदर, वो बोले 2 दिन के लिए हमारे पास में आओ, हम भी पैसे देंगे कुछ। आप डेवलप करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, आप क्यों नहीं रुक कर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे? एक अलीना रईस नाम की लड़की है, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती है। अलीना रईस, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए उसका, अलीना रईस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस। आप यकीन नहीं करेंगे, इंग्लिश पढ़ाकर करोड़ों रुपए कमा रही है, करोड़ों रुपए इंग्लिश कमाकर। एक हारिस नाम का लड़का है, कोड विथ हैरी नाम का चैनल है उसका, बच्चों को कोड सिखाता है, यानी कंप्यूटरिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना सिखाता है, फ्री में सिखाता है। हमारे ऐसे लोग ने तो क्या बोलेंगे, अरे भाई फ्री में सिखाएंगे तो खाएंगे क्या, हमको भी पेट है ना भाई। तुम प्रोग्राम करते एहसान सर, घर कैसे चलेगा तुम्हारा? अरे भाई हमको मत सिखाओ घर कैसे चलेगा हमारा, हमारा घर अल्लाह चला रहा है। YouTube पे काम करने वाले आपको इतना नॉलेज दे रहे हैं फ्री में, जो कोर्सेज की फीस 10-10 हजार रुपए वो हारिस नाम का लड़का उसके चैनल पे फ्री में सिखा रहा है। आपको पता है फिर भी वो कितने कमा रहा है? अगर एक कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी अभी आप देखेंगे ना, तो हाईएस्ट सैलरी उसकी 1 करोड़ रुपए महीना हो सकती है। ये बच्चा 5 करोड़ रुपए महीना सिर्फ YouTube से कमा रहा है, 5 करोड़ रुपए महीना सिखाकर लोगों को, और करोड़ों बच्चों को फ्री में भी सिखा रहा है। करोड़ों बच्चों को फ्री में सिखा रहा है, सिर्फ चंद बच्चे उसके लिए पैसे दे रहे हैं। चंद बच्चों को जिनको पर्सनल अटैचमेंट चाहिए, जो पर्सनल उसको कॉल कर सकते हैं, वो बोलता है पर्सनल कॉल करना है तो ज्वाइन का बटन दबाओ और महीने के 99 रुपीज दो। तो वो 99 रुपीज देने वाले करोड़ में से 5-6 लाख लोग हैं, तो 5-6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए आपके? 5 करोड़ के करीब हो गए, और महीने के 5 करोड़ रुपए कमा रहे। और हमको सिखाया जाता है, अरे भाई मस्जिद का काम करना है, अरे भाई हमको भी पेट है ना भाई, हमको भी पेट है ना भाई। किसी को फ्री में पढ़ाना है, अरे हमको भी पेट है ना भाई। अरे भाई तू चिंता मत कर मेरे भाई, अल्लाह ने उस दौर में लाया हुआ है, तुम 1 रुपए लगाएंगे ना, अल्लाह ताला आपको 1000 रुपए दे देगा। इस दौर में आप जी रहे, स्किल हासिल करो, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल, सॉफ्टवेयर की स्किल, ऐप की स्किल, यूट्यूब का सही इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। फर्क नहीं पड़ता है आप मोबाइल को ज्यादा देखते, थोड़ा कम करो ताकि आपकी आंख बची रहे। दूसरी चीज देखो यार, काम की चीज भी बहुत सारी है। एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, अच्छे से अच्छा साइंस सीखो, एनिमेशन सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, इसमें करियर से। सीए कोई नहीं करता है, वरनगांव में कोई बच्चा एक ये ले ले, मेरे ख्याल से वो वसीम भाई का लड़का सोच रहा है सीए करने का, करे सीए, हम गाइड करेंगे उसको, उनका भी लड़का कर रहा है माशाल्लाह। करो सीए, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 8 साल में पढ़ेंगे। हमने कौन सा बचपन से कमाना चालू कर दिए लाखों रुपए, हमको भी तो टाइम लगा ना। लेकिन वो बेसब्री, वो सारी तकलीफें हमारे को हमारे बच्चों के टाइम पर ही आ जाती है। 22 साल का वो कब कमाएगा? अरे भाई कमाने दो, उसको सीखने दो। सब्र बहुत जरूरी है, सब्र बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। अंसार शेख का नाम सुना है आपने?
2015 के अंदर आईएएस ऑफिसर बना। आपको पता है मेरी तकलीफें भी कुछ भी नहीं है, आपकी तकलीफें भी कुछ भी नहीं है। माँ की तबीयत खराब, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है बीमारी की वजह से, वो दोनों माओ के बीच में झगड़ा चल रहा है। माँ का तलाक हो गया, घर में खाने को नहीं है, अब्बा सिर्फ 3000 कमाते, छोटा भाई मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी उनको घरकुल में एक जमीन पैसा मिला। घरकुल का चेक लेने के लिए तलाठी ने 3000 रुपए की रिश्वत मांगी। तो उसने सोचा कि भाई अब कलेक्टर बनना है, नहीं अब तलाठी बनना है मेरे को। तो उसके सर के पास में गया और बोलने लग गया, सर तलाठी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये छोटे छोटे गरीबों के 30,000 के चेक में से 3000 की रिश्वत मांग रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मैं तलाठी बनूंगा। उसके अब्बा ने कहे, उसके टीचर ने कहे, बेटा तलाठी तो एक छोटा मोटा ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है ना आईएएस ऑफिसर होता है। तू जाएगा तो चुटकियों में लोगों को 10 लोगों को नौकरी से निकाल सकता है, चुटकियों में करोड़ों का गरीबों का फायदा कर सकता है स्कीमों का। तो ऐसा उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसने उसको बताया कि उसके लिए 10वीं करनी पड़ती है, 12वीं करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी के 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ये 3 चीजें करेंगे ना बेटा आप, तो आप आईएएस ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस एग्जाम आप पास कर सकते हैं। 100 रुपए की फीस होती है, बच्चों लड़कियों को तो एग्जाम फीस लगती भी नहीं है। 100 रुपए के अंदर आईएएस ऑफिसर बनता है आदमी। उसके कोचिंग क्लासेस की फीस देखेंगे तो मुश्किल से 5-10 हजार रुपए में सारी किताबें आ जाएंगी। आईएएस ऑफिसर स्टार्टिंग सैलरी 1.5-2 लाख रुपए, दुनिया भर की फैसिलिटी, बंगला उंगला चुटकियों में सब आप कर सकते हैं। तो उसने पढ़ाई शुरू की है और उसका भाई मजदूरी करता था गांव में, और मजदूरी करके उसको पूरा में 3000 रुपए महीना भेजता था, और 3000 रुपए महीने में बच्चा पढ़ता था। और उसने ये सोच लिया कि ग्रेजुएशन होने के बाद पहला 1 ही साल रुकूंगा। बहुत सब्र कर लिए घर वालों ने, लेकिन घर वालों ने कितना सब्र किए? घर में खाने को नहीं है, नए नए कपड़े नहीं बन रहे, फटे हुए कपड़े रह रहे। सब्र, सबसे पहली चीज सब्र, सब्र और अनथक मेहनत। लग गया बच्चा पहले अटेम्प्ट के अंदर 21 साल की उम्र के अंदर आईएएस ऑफिसर बन के, सबसे कम उम्र के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गया। आप भी बन सकते हैं। आसिम खान धुलिया का बच्चा 6 साल तक, आसिम खान मेरा जूनियर है, 6 साल तक वो इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जलगांव से, धुलिया का बच्चा 6 साल तक मेहनत कर रहा है। मुझे बताओ वरण गांव के अंदर या किसी भी मुसलमान फैमिली के अंदर एक 21 साल का बच्चा 6 साल तक के ना कमाए, समझ सकता है कितना बड़ा सब्र चाहिए? पेरेंट्स को कितना सब्र चाहिए, बच्चे पे कितना भरोसा चाहिए, बच्चे को अपने आप पे कितना भरोसा चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है, आप आईएएस की तैयारी करो, डिफिकल्ट एग्जाम है, उसके नीचे है एमपीएससी, एसएससी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, पीएसआई, एक्साइज इंस्पेक्टर, तलाटी सबसे लास्ट पोस्ट है। क्लास 1 पोजीशन से लेके क्लास नीचे की क्लास 3 पोजीशन में तलाटी आता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट के कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जिसमें आप मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी पोस्ट भी है। लेकिन एग्जाम तो चांद के लिए कोशिश करेंगे, चांद नहीं आएगा, आईएएस ऑफिसर नहीं बने, तलाटी तो बन जाएंगे। वरणगांव में तलाटी भी बहुत इज्जत का बाइस रखता है। चांद की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो आसिम ने 6 साल तक मेहनत किया, तो सब्र और परसिवरेंस, वो सब्र और अनथक मेहनत और एक चीज के ऊपर लगा रहना, ये सब चीजें आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। अपने में सब्र, कॉन्फिडेंस, जद्दोजहद का जज्बा, ये सारे बच्चे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। सिर्फ बच्चों को सब्र और बच्चों को विजन नहीं चाहिए, आपको भी सब्र और विजन चाहिए। आपने भी अनथक मेहनत चाहिए, आप भी सब लगाएंगे पैसे, फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या हूं, मैं ड्राइवर हूं, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विजुअलाइज करो मेरे बच्चों, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज, अपने आप को सेंटेंस से बोलते रहो बार बार सुबह में उठ के कि मैं कलेक्टर बन रहा हूं, मैं साइंटिस्ट बन रहा हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनर बन रहा हूं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, और सोचो और यहां आ रहा हूं। एक ऐसे ही मजलिस जमी हुई है, इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक ऐसी मजलिस बैठी हुई है, मैं पुकार रहा हूं, इमरान भाई का लड़का जो है उसने एमबीबीएस में टॉप किया, अब एमडी करने जा रहा है, और तुफैल सर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए उसकी फेलिसिटेशन के लिए, उसके इस्तेकबाल करने के लिए। इमेजिन करो, आपके माँ बाप के छोटे मोटे कपड़े हैं, आपका बाप ड्राइवर है, आपका बाप मिस्त्री है, आपका बाप छोटा मोटा ठेकेदार है, आपका बाप हमाल है, माँ आपके साथ में आ रही है, उनकी कैसे उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
इमेजिन करो, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें मिले? देखो भाषणबाजी में कर सकता था ना, तो इतने बड़े बड़े टर्म्स आपको बोल सकता था ना कि आपके सब ऊपर से जाते थे। मैंने कोशिश करने की कोशिश किया कि हर दर्जे ग्राउंड लेवल पे आपको समझाऊं। तालीम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। तालीम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। आपके पास में अगर स्किल है, आप अभी से कमा सकते हैं। मजबूरियां है, अभी से कमा सकते हैं, लेकिन तालीम को बीच में ब्रेक मत दो, सिस्टम में आ जाओ। 12वीं ग्रेजुएशन करते रहो, कमाने के तरीके, बीच बीच में स्किल सीखते रहो, कमाते रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, अपने आप की इज्जत, दूसरों की रिस्पेक्ट, मेहनत करना, सब्र, पैशन। पैशन सबसे बड़ी चीज। पैशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं थकता नहीं हूं। अभी कल मैं सोच रहा था, रहने दो ना यार, फुकड़ में तो जा रहे हैं, जाते नहीं है। कौन से पैसे मिल रहे वरण गांव में, जाते नहीं है, एंड टाइम पे कैंसिल कर दे दो। मेरी बीवी बोलने लग गई, थोड़ी तबीयत खराब लग रही तुम्हारी, देखो ना क्या पैसे तो नहीं मिल रहे। मतलब पैसे नहीं मिल रहे, ये मेरा पैशन है। अगर कोई 10 घंटे भी बोलने के लिए बोले ना, और 50,000 किलोमीटर भी ट्रैवलिंग करके मुझे बोले कि बोलना है तो बोलूंगा मैं। दैट इज माई पैशन, जिसमें आप थकते नहीं है, आपको थकान नहीं होती है, आपको पैसे नहीं मिलते, फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका जुनून है, ये आपका पैशन है, ये आपका वो जज्बा है। वो जज्बा आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं नहीं देता है। गलत फहमी में मत रहो, गलत फहमी में मत लो कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको दुआएं देते हैं लोग। बाय डिफॉल्ट पैसा भी मिलता है, सब्र, पैसा मिलता है। एक सपना देखा कि अल्लाह ताला दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना दे, दुनिया का। लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई तेरी औकात देख, तू तो वरण गांव का नहीं बन सकता है। सपना देखने में प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह ताला ने इंडिया का नहीं बनाया, महाराष्ट्र का तो नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाएगा, जलगांव का तो बना देगा। जलगांव का नहीं बना तो हमारे गांव में आकर बोल देंगे, स्कूल वाले नहीं बुलाएंगे तो कहीं प्रोग्राम में खड़े रह के बोल देंगे हॉल के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने 3 या 4 सालों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अगर मोटिवेशनल स्पीकर की लिस्ट बनती है ना, तो आपके इस भाई का नाम भी आता है उसके अंदर। आप कोशिश करो, आप करने की कोशिश करो, और पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। 25 प्रोग्राम फुकड़ में हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रोग्राम आपके इंटरनेशनल स्कूल में हो गए, आपका काम हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एक एक बात, आपका एक एक जुनून, आपका पैशन के लिए आपने कितना एफर्ट दिया ना, ये अल्लाह ताला देखता है। कोई चीज दुनिया में फुकड़ नहीं है। अल्लाह के रास्ते में आप एक चीज लगाएंगे ना, मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूं, एक चीज आप लगाएंगे ना, अल्लाह ताला आपको कैसे कैसे रास्ते से देंगे ना, आप इमेजिन नहीं करेंगे। एक कंपनी बोलती है कि सिर्फ हमारे लिए प्रोग्राम लो, एक हमारे लिए प्रोग्राम्स लो, हमारा बैनर लगा के हमारी कार लेके जाओ, प्रोग्राम करते रहो, हम आपको सैलरी देंगे आपके पैशन के लिए। लोग अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन हमको उनका नाम नहीं लगाना है, हमको हमारे तौर पे काम करना है, उनके जरिए काम नहीं करना है। फिर वो बोलेंगे उठ तो बैठना पड़ेगा। नहीं, आपके पास में रिसोर्सेस है, कूट कूट के भरी हुई जिंदगी है, मौके, अपॉर्चुनिटीज, नई सोच, आपके लिए सब कुछ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्यों नहीं सोचते? मेरी प्यारी बच्चे, क्यों सोचती हो तुम लोग के सिर्फ आपको रोटी दाल चावल ही पकाने? दाल चावल पकाएंगे ना, वो भी पकाना, बच्चों की तरबियत भी करना, डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां भी चाहिए ना, गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए। बहुत से मुत्तकी लोग हैं जो जिनको औरतें ही चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी कराने के लिए, नहीं मिलेंगे तो कब क्यों नहीं पढ़ रहे तुम लोग? बड़े बड़े सोचने में तुमको कौन रोक रहा है? और तुमको क्या तकलीफ है मेरे भाइयों? मैं तो बोलता हूं ऐसा होना चाहिए कि रात को 12 बजे 1 बजे रात को अगर लड़की पढ़ रही है, तो पढ़ने के बाद में लड़की के पास में अगर माँ आ रही है और कह रही है बेटी सो जा, नहीं तो काले घेरे आ जाएंगे, काले घेरे आ जाएंगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएंगी, खूबसूरती खत्म हो जाएंगी तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, तो तेरी जिंदगी का असीम मकसद पूरा नहीं होगा, तेरी शादी अच्छे घर में नहीं होगी। लड़की ने बोलनी चाहिए माँ काले घेरे फेयर एंड लवली से चले जाएंगे, MBBS करने के बाद में इतना पैसा कमाऊंगी, वापस से गोरी हो जाऊंगी, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज वक्त चला गया ना माँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। माँ आज मेहनत करने की है, आज देना है। आपका 1 मिनट जो है ना कन्वर्ट होना चाहिए। हुसैन बोल्ट की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक रनर था जो एथलीट था, सॉरी,
उसेन बोल्ट, मैं सारी बात खत्म कर रहा हूं लास्ट 2 मिनट के अंदर, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। उसेन बोल्ट एक एथलीट था जो दौड़ता था, उसने 11 रेसें जीती। 11 रेस जीतने के बाद उसको 120 मिलियन डॉलर मिले। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, और 10 लाख, 1 डॉलर जो होता है 70 रुपए का होता है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय, अभी 80 का हो गया, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 मतलब 1 मिलियन बोले तो 8 करोड़ रुपए। तो वैसे उसको 120 मिलियन मिले, मतलब 850 के करीब 850 करोड़ रुपए उसको मिले 9 गोल्ड मेडल जीतने के बाद। और एक रेस जीतने के बाद दूसरे में जो डिफरेंस था वो 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 9 रेस को मिला दिया जाए तो कितना होता है? 118 सेकेंड। यानी 118 सेकेंड ज्यादा दौड़ा, उसको कितना पैसा मिला? 120 मिलियन, मतलब 1 सेकेंड दौड़ने के 8 करोड़ रुपए। तो किसी ने उससे पूछा, बड़ा आसान काम है, 1 मिनट ज्यादा दौड़ लो, 1 सेकेंड, 8 करोड़ कमा लो। उसने जवाब क्या दिया? सेम उसेन बोल्ट वाला ही, कि जब 21 साल की मेहनत के बाद में मेरा 1 सेकंड जो कन्वर्ट हुआ 8 करोड़ रुपए में। जब मैं दौड़ता था ना तो पैर में जूते नहीं हुआ करते थे, खून निकलता था। मेरी माँ बोलती थी छोड़ दे, मेरे बाप कहता था छोड़ दे, क्यों मजदूरी करना शुरू कर दे। मैं इसी कंट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने बोला मुझको करना है। 21 साल तक मैं फटे पुराने जूतों से दौड़ता रहा, तब जाके अल्लाह ने कन्वर्ट किया कि 1 सेकंड मेरा 8 करोड़ रुपए का हुआ। आप चाहते हैं कि आपका 1 सेकंड 8 करोड़ में हो? क्या 10,000 की नौकरी के लिए आप दर बदर के फटके लोगों के घरों पे जाकर सेल्समैन का काम करें, मजदूरी जाकर 300-500 रुपए कमाने के लिए स्ट्रगल करें? आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपका 800 रुपए का ना हो? आप चाहते हैं कि आपका 1 सेकंड जो है 8 करोड़ का हो? लोग बोलते हैं डॉक्टर बहुत लूट रहे हैं। मैं बोलता डॉक्टर लूटे रहे। डॉक्टर उस वक्त मेहनत कर रहे थे ना जिस वक्त दूसरे बच्चे अय्याशी कर रहे थे, बियरों की बोतलें फोड़ रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, चाय की दुकानों पे जाकर चाय पी कर आ रहे थे, 12-12 बजे तक के चाय पी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, अपने एरिया के अंदर ईरान तुरंत की बातें कर रहे थे। उस वक्त वो डॉक्टर किया हुआ बच्चा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, अपने घर दर छोड़कर अकोला कोटा फोटा जाकर वहां जाकर पढ़ाई कर रहा था और अपनी आंखें फोड़ रहा था, अपने जज्बात को की कुर्बानी दे रहा था, अपने जो खुशी है, अपना जो गेम है, अपना जो पैशन है, अपना जो मजा है, उसको छोड़कर बेचारा मेहनत कर रहा था, मदरसों में काम कर रहा था, मदरसों में जाकर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त आपको नहीं दिखा। फिर जाके अल्लाह ने कन्वर्ट किया कि उसका एक दिन जो है ना 5,000 रुपए का हो गया। और आज छोटे से छोटा डॉक्टर भी है ना, छोटा डॉक्टर, वो भी 10,000 रुपए रोज के कमा रहा है। अगर वो लूट रहा है, अगर वो गलत दवाइयां दे रहा है तो बोल सकते हैं, अननेसेसरी दवाई दे रहा है, लेकिन उसकी फीस उतनी है तो वाजिब चीज है। आप भी अगर चाहते हैं ना कि आपका एक एक दिन जो है 10-10, 15-15 हज़ार का हो जाए, आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज देना पड़ेगा। आज आपको विवेक बिंद्रा की तरह, आपको संदेश माहेश्वरी की तरह, आज आपको उमेर कुरैशी की तरह, अलीना रईस की तरह, अंसार शेख की तरह, कई एग्जाम्पल है हमारे पास में, वसीमा काजी की तरह। एक ऑटो ड्राइवर की बहन, उसके बाप नहीं था, उसका भाई ऑटो ड्राइवर था, उसकी बहन डिप्टी कलेक्टर बन गई, वसीमा काजी। एक रोशन जहां नाम की लड़की है, दोनों पैर कट गए, अभी उसका प्रोग्राम रखा हुआ है इन्होंने फेसबुक के अंदर, ट्रेन से गिर गई, दोनों पैर कट गए, लेकिन डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टरी के लिए रूल है 60% अपाइज चाहिए, वो ज्यादा 60% से ज्यादा होगी, कोर्ट ने बोला एडमिशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ने की, 15 दिन के अंदर रिजल्ट, स्पेशल बेंच ने रिजल्ट निकाला और बच्चे को एडमिशन मिला। दोनों टांगे नकली है, एमबीबीएस में टॉप की, एमबीबीएस के बाद में पीजी नीट दी, एमडी की पैथोलॉजी में, एमडी करने के बाद में अभी उसकी शादी हुई और काम कर रही है। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ पैर सब कुछ सलामत है। वाई आर यू नॉट वर्किंग मैन? करो ना। जज़ाकल्लाह खैर। किसी को सवाल पूछना है करियर के ताल्लुक से तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपके लिए बेहतरीन दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुस्तकबिल आपका दे। जैसा भी प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं, चाहे जॉब का प्लेटफॉर्म हो, जॉब के लिए हम आपको गाइड करेंगे।
जॉब के लिए, कोर्सेज के लिए, पढ़ाई के लिए, कहाँ जाना है, कोचिंग क्लासेस के लिए, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस खोलनी है, उसके लिए भी एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर क्लासेस तो यहाँ पर खोलने की ज़रूरत नहीं है, जावेद सर ने खोल दिए माशाल्लाह, और अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें जो एफर्ट लगती है, जो प्लेटफॉर्म लगता है, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन करियर से नवाजे। आमीन, जज़ाकल्लाह। किसी के कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। ये अपन माइक उधर देंगे, आप इधर से जवाब देखेंगे। जिस किसी को कोई सवाल पूछना है, आप सवाल पूछ सकते हैं, माइक आपको मिल लीजिए। कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स में से कोई आए, मुझे लग रहा है सैफर कुछ पूछना चाह रहे हैं। ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये है, आगे आगे। आज के दौर में लगभग नौकरी के फरमान कम हो चुके हैं और सियासतदान भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई नौकरियां कम लगे। इस पोजीशन में एजुकेशन, पैसे लगाकर एजुकेशन को हासिल करना क्या अहमियत रखता है? मैंने अपने बोलिए। इसका जवाब शायद मैंने अपने बयान में ही दे चुका हूँ। मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं के लिए। नौकरी इज द वन ऑफ द ऑप्शन। एक ऑप्शन है, पढ़ाई करने के बाद में आपको नौकरी मिलेगी, एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है। एक दौर था जहां पर डीएड कर जॉब मिलना ही ऑप्शन हुआ करता था, तो लोग डीएड करते थे। सारे गांव में जो भी टैलेंटेड बच्चा है वो डीएड करता था। उसके बाद में थोड़े ऑप्शंस खुले, लोग बीएड करना शुरू कर दिए, दूसरे ऑप्शंस नहीं थे। आज के दौर में जॉब करना एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है। बंद करने दो गवर्नमेंट को, करने दो गवर्नमेंट, फ्रीलांसिंग करो। अगर आपने बीएससी किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपकी मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर आप कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। कौन रोक रहा है आपको? आपके मोहल्ले में नहीं चलती है, यूट्यूब पे खोलो, यूट्यूब पे बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स बनाओ, उसको सेल करो। सेल होती है चीजें, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सेल कर सकते हैं, आप अनअकैडमी के अंदर पढ़ा सकते हैं। दुनिया की टॉप की जो अभी क्लासेस है, बायजूस के अंदर शफी सर चाहे तो एडुकेटर का अकाउंट बना सकते हैं। अपनी महारत का एक वीडियो उसके अंदर डाल दो, वो बोलेंगे कि अच्छा पढ़ाता है सर, अच्छा पढ़ाता है, वो घर से बैठे बैठे अपने लेक्चर ले सकते हैं। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वरन गांव में नौकरी नहीं मिल रही है, फर्क नहीं पड़ता है। और नौकरी इज द वन ऑप्शन, एक ऑप्शन है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है तिजारत में। बिजनेस क्यों नहीं करते? पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा इल्मिया यही है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते थे बेचारे जॉब के ऊपर। जिस दिन पढ़े लिखे लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन कुछ और ही मामला होगा। 2-3 बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे कर हुए और बिजनेस कर रहे हैं, धमाल मचा दिया उन्होंने, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के काम मिल रहे हैं उनको। दैट इज द पावर। जो लोग जो मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी काम वाले को मेहनत करके 15 साल में 1 करोड़ का काम नहीं मिला, वो एक कोई बच्चा यहाँ पर अचानक से उठ रहा है, 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रहा है माशाल्लाह, और उसको 1-1 करोड़ का काम मिल रहा है। दैट इज द पावर। वो बच्चा चाहता ना तो अपनी कोई कंपनी के अंदर एक सिविल इंजीनियरिंग का काम कर सकता था, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का काम उसने छोड़ा। सिविल इंजीनियरिंग एक ही काम नहीं है, एक जॉब छोड़ दिया, आज लाखों कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो एक ऑप्शन है, उसका में तिजारत है, उसके अंदर फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बताया। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है जॉब करना, जॉब किए बगैर, जॉब करना किसी की गुलामी किए बगैर। यानी आपको जरूरत नहीं वहां जाने की। आपको काम क्या है भाई? क्या काम है? वेबसाइट बनानी है, इतने पैसे लगेंगे, मैं बना के दूंगा। 5,000 लगेंगे, 5 बना के दूंगा। मैं 8 घंटे में करूं, 2 मिनट में करूं, 3 मिनट में करूं। ऐसे काम होते हैं जो अटक जाते हैं काम, और बच्चे बोलते हैं, फिर उसको लोग फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। अपवर्क करके एक freelancers.com ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने काम डालते हैं, अटक जाते हैं काम। तो वहां बिड करते हैं कि $5,000 के अंदर एक काम करके दो। बहुत सारे जो माहिर बच्चे होते हैं, घर से आप कंप्यूटर खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, अच्छा ये काम मैं कर दूंगा 5,000 में, क्या
4,000 में कर दूंगा, 4,000 में कर दिया, और वो बच्चा जो माहिर रहता है उसको 10 मिनट में कर देता है। ये स्किल्स है, स्किल है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं आपकी गाड़ी का लॉक लग गया, आपका बच्चा अंदर है और चाबी खोलने वाला बोल रहा है कि 5,000 रुपये लूंगा, आप 5,000 रुपये देखेंगे? स्किल वाले का ये काम है, अपनी स्किल को इतना उफान पर लेके चल जाओ ना कि जॉब वाले खुद बोले, जॉब वाले खुद बोले हमारा काम कर दे भाई। जज़ाकल्लाह। और कोई किसी का सवाल? बंद करो।